हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 66। वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ विटास की पिछली जिंदगी की आवाज़ से मिलती जुलती थी। सभी एक ही शब्द चिल्ला रहे थे, वेई वेई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आयुष सिंह अपने अंकोश में दर्द के साथ यह सब देख रहा था। इमारत का प्रवेश द्वार भीड़ से पूरी तरह अवरुद्ध था। वह अंदर कैसे जा सकता था? उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और झांक कई को फ़ोन किया। बहन कई, हम भूतल पर पहुंच गए हैं। क्या आप हमारे अंदर जाने का कोई रास्ता सोच सकती हैं? हालांकि उसके समूह की भव्यता आसमान छू रही थी, फिर भी इन कट्टर प्रशंसकों का सामना करते समय ये कमी लग रही थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ झांक कई ने यह शब्द सुनकर खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और तुरंत आयुष सिंह और हाई ग्रुप की 4 गाड़ियां देखीं। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं यंग मास्टर और यंग मैडम को लाने के लिए लोगों को नीचे भेजूंगी। लेकिन नीचे बहुत सारे लोग हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, आयुष सिंह ने असहाय होकर कहा। अपने पिछले जीवन में इसी तरह की चीज़ों का अनुभव करने के बाद आयुष सिंह कट्टर प्रशंसकों की शक्ति को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता था। उसे इस बात में ज़रा भी संदेह नहीं था कि अगर वह अपनी कार से उतरेगा तो उसे कुचलकर मार दिया जाएगा। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यंग मास्टर है या कोई साधारण हाई स्कूल का छात्र। जो भी उन्हें उनके आदर्श को देखने से रोकता है वह उनका कट्टर दुश्मन होगा, खासकर इस तरह की जगह में जहां लोगों की भीड़ होती है। इसके अलावा आयुष सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि भीड़ में कोई उसके प्रति बुरे इरादे रखने वाला छिपा हुआ है या नहीं। अगर वाकई सिंह परिवार के लोग उससे ईर्ष्या करते थे या सिंह परिवार के प्रतिद्वंद्वी थे जो सिंह परिवार पर हमला करना चाहते थे और उन्हें पता था कि वह यहाँ आने वाला है, तो वे भीड़ में कुछ लोगों को गुप्त रूप से तैनात कर सकते थे। एक बार जब वह कार से उतर गया और भीड़ उसके चारों ओर जमा हो गई, तो इस बात का कोई महत्व नहीं था कि उसके पास 9 गुर्गे थे या 90। इसका एकमात्र परिणाम यह था कि भीड़ के उन पर टूट पड़ने पर उसे शायद जमीन पर धकेल दिया जाता। इसलिए अब सबसे अच्छा समाधान ये था कि इंतजार किया जाए और देखा जाए कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। जब वह उदास महसूस कर रहा था तभी एक नीली सुपर स्पोर्ट्स कार उसके बगल से आई, जो पूरी तरह से गतिशीलता से भरी हुई थी। हालांकि आयुष सिंह इस दुनिया की कारों से अपरिचित था, फिर भी वह बता सकता था कि इस कार का मूल्य उसके अनुचरों द्वारा चलाई जाने वाली प्रार्थना स्वर्गदूतों के बराबर था। इंजन की गर्जना के साथ सुपर स्पोर्ट्स कार धीरे धीरे चेन हुई बिल्डिंग के नीचे भीड़ के बाहर रुकी। फिर कार के पिछले दरवाजे को हल्के से खोला गया और एक बेहद खूबसूरत शांत युवक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कार से उतरा। वह लगभग 25 या 26 साल का लग रहा था। उसने अच्छी तरह से इस्त्री किया हुआ गहरे बैंगनी रंग का पश्चिमी शैली का सूट पहना हुआ था, हीरे जड़े हुए एक केंद्रित यांत्रिक पुरुषों की घड़ी और एक अज्ञात ब्रांड की आसमानी नीले रंग की शर्ट जिसका पहला बटन खुला हुआ था। कुल मिलाकर वह थोड़ी शरारत के साथ साथ संयम का प्रदर्शन कर रहा था। लाल रंग की पतली फीनिक्स जैसी आंखें, थोड़ी सी सिकुड़ी हुई, थोड़ी सी झुकी हुई तीखी नाक और एक दूसरे से कसकर चिपके हुए पतले होंठ, ये सभी महिलाओं के प्रति घातक आकर्षण को दर्शाते थे। थोड़े से लंबे बालों और कुछ शैतानी नज़र के कारण उसके चेहरे पर खतरा सा महसूस होता था। जब वह कार से उतरा तो आसपास की भीड़ अचानक चुप हो गई। फिर एक चीख आई जो बादलों को भेदती हुई आई। ये लियू मिंगक्सन है, लियू परिवार के बिग यंग मास्टर लियू मिंगक्सन। हे भगवान, वह बहुत सुंदर है। मैं इसे और नहीं ले सकता। ये बिग यंग मास्टर लियू मिंगक्सन है। क्या वह वेई वेई का भी प्रशंसक है? देखो देखो, वह गुलाब का गुलदस्ता ले जा रहा है। क्या वह वेई वेई से अपने प्यार का इजहार करने जा रहा है? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अपने आसपास के लोगों की चीखों का सामना करते हुए लियू मिंगक्सन का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर झुका, जिससे एक हल्की मुस्कान के साथ साथ थोड़ी सी दुष्टता भी पैदा हुई। उसकी सुंदरता इस हद तक थी कि वह स्वर्ग को चौंका सकती थी और पृथ्वी को हिला सकती थी, जिससे उसके आसपास की महिला प्रशंसक तुरंत बेहोश हो जाती थीं। आयुष सिंह अपनी कार से देख रहा था, तिरस्कार और गुनगुनाहट से। मैं एक नज़र से ही बता सकता हूं कि वह एक जिगोलो है। आयुष सिंह की बातें सुनकर काजल खुद को हंसने से रोक नहीं पाई, जब तक कि उसकी आंखें अर्धचंद्र की तरह ऊपर की ओर झुक नहीं गईं। उसने कहा, ही, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उससे ईर्ष्या कर रही हो क्योंकि तुमने देखा कि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है? हाँ, जिस बारे में बात कर रही हूँ, तुम वास्तव में उससे थोड़ी कम सुंदर हो। कौन कहता है कि मैं ईर्ष्यालु हूँ? आयुष सिंह ने गुस्से से कहा, क्या वह मुझसे थोड़ा ज्यादा सुंदर नहीं है? इसमें बड़ी बात क्या है? काजल ने फिर से बाहर देखा और अचानक कहा, तो मुझे आपको याद दिलाना होगा, वह लियू मिंगचेंग का जैविक बड़ा भाई है। उसका नाम लियू मिंगक्सन है, लियू परिवार का बड़ा युवा मास्टर और लियू कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी। वह निश्चित रूप से एक व्यवसायी है, एक ऐसी प्रतिभा जो 100 वर्षों में शायद ही कभी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने परिवार से 50 मिलियन लिए और इसे 4 साल से भी कम समय में 400 मिलियन की संपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे अनगिनत लोग चौंक गए। ऐसा लग रहा है कि वह आज सिस्टर न्यानवेई के लिए आया था। लियू मिंगचेंग का बड़ा भाई। काजल के शब्दों को सुनकर आयुष सिंह को तुरंत वाक्यांश की गहरी समझ हो गई। ड्रैगन के 9 बेटे सभी अलग अलग हैं,
लियू मिंगचेंग सिर्फ एक मानक दूसरी पीढ़ी का पूर्वज था जो उच्च अधिकारियों से झूठ बोलता था और कमजोरों को धमकाता था। इसके बजाय उसका भाई प्रतिभाशाली और आकर्षक लग रहा था। ये वास्तव में, आयुष सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या आपको यकीन है कि वह उनका जैविक बेटा है? काजल जोर से खांसने लगी। खांसते हुए उसने कहा, आयुष सिंह, तुम्हारे ये शब्द वाकई भयावह हैं। खांसी खांसी, बहुत दुर्भावनापूर्ण। जो भी हो, वह दुश्मन है, दोस्त नहीं। मुझे उसके लिए इतना विनम्र क्यों होना चाहिए? आयुष सिंह ने ठहाका लगाया और कहा, उसके छोटे भाई को पीटा गया और उसकी कार को मैंने सार्वजनिक रूप से तोड़ दिया। और अब बस कुछ ही समय के बाद वह मुझे चेकमेट करने के लिए बहन नियानवेई को बहकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया है। आयुष सिंह के शब्द गलत नहीं थे। ली नियानवेई को पूरी तरह से उसके द्वारा तैयार किया गया कहा जा सकता है। अब जबकि उसकी नेटवर्थ में तेजी से वृद्धि हुई है, एक बार जब वह अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा खींची गई तो आयुष सिंह का बहुत सम्मान गिर जाएगा। इतना ही नहीं, एक बार जब ये वास्तव में हुआ तो तुर्की कंपनी ने बिना किसी बाधा के इस खबर को प्रचारित करने के लिए कुछ सार्वजनिक लेखकों को काम पर रखा। उस समय तक पूरे सिंह परिवार का सम्मान उसके द्वारा गिरा दिया गया था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि लियू मिंगक्सिन का ये कदम वाकई खतरनाक था। ये सांप की कमजोरी पर वार करने जैसा था। उससे भी ज्यादा चतुराई ये थी कि आयुष सिंह उसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था। आखिरकार यह एक ऐसा युग था जिसे प्यार की आज़ादी कहा जाता था। धीरे से सांस लेते हुए लियू मिंगक्सिन ने जो माहौल बनाया था उससे वह काफी संतुष्ट था। साथ ही वह आयुष सिंह की स्थिति को देखना और हल्की सी मुस्कुराहट देना नहीं भूला। उसके चेहरे पर सहजता का भाव था। उसका दिखावटी व्यवहार वास्तव में आसमान की सीमाओं को पार कर रहा था। वह वास्तव में अपने बारे में बहुत सोचता है। आयुष सिंह ने ठहाका लगाया। क्या वह सोचता है कि वह निश्चित रूप से सफल होगा? क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? काजल ने उत्सुकता से पूछा। वह लियू परिवार का बड़ा युवा मास्टर है, एक प्रतिष्ठित परिवार का असली युवा मास्टर। वह न केवल सुंदर है बल्कि प्रतिभाशाली भी है। सच कहूं तो उसके द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रपोज किए जाने पर मुझे भी यकीन नहीं है कि बहन नियानवेई उससे प्रभावित होगी या नहीं। इस समय लिंग शियाओई, जो आखिरी पंक्ति में बैठा था, ने सावधानी से पूछा, युवा मास्टर, क्या हमें अब उतर जाना चाहिए? यह मामला, मुझे डर है। बेशक, हमें उतरना नहीं चाहिए। अप्रत्याशित रूप से आयुष सिंह ने बहुत ही सहज स्वर में कहा। बहन कह के भीड़ को तितर बितर करने का इंतजार करें, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। आयुष सिंह के शब्दों को सुनकर लिंग जियाओई ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन काजल घबरा रही थी। आयुष सिंह, क्या तुमने सुना जो मैंने अभी कहा? क्या तुम्हें वाकई इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि सिस्टर नियानवेई उसके साथ चली जाएगी? अगर सिस्टर नियानवेई वाकई उसके साथ चली जाती है तो तुम सिर्फ एक बहुत ही मूल्यवान हस्ती नहीं रह जाओगी, बल्कि तुम्हारे पूरे सिंह परिवार की इज्जत भी चली जाएगी। जिस हस्ती को तुमने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया है वह किसी और की हो जाए, अगर ऐसा होता है तो तुम्हें पता नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। चूंकि मैं घबराया हुआ नहीं हूं तो तुम क्यों घबरा रहे हो? आयुष सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया। मेरी बहन नियानवेई ऐसी नहीं है। अध्याय 67। ऐसे समय में मैं कैसे नर्वस नहीं हो सकता? इस बार काजल वास्तव में घबरा गया था। आप बहन नियानवेई की नैतिक गुणवत्ता पर सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी की नैतिक गुणवत्ता इस दुनिया में सबसे कम विश्वसनीय चीज है। दरवाजा खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूं। उसने बोलते हुए कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन आयुष सिंह ने उसे कसकर पीछे खींच लिया। हालांकि भले ही आयुष सिंह के स्वास्थ्य गुण बिंदु अधिकतम हो गए थे, लेकिन उसकी ताकत गुण अभी भी कम था। आयुष सिंह को काजल ने संघर्ष करते हुए आगे पीछे घसीटा। वह लगातार चिल्ला रहा था, क्या तुमने बिना कुछ लिए 3 किंगडम्स देखी है? क्या तुम नहीं बता सकती कि यह एक साजिश है? ये बहुत स्पष्ट है। अभी रुक जाओ, नहीं तो मैं त्रासदी में फंस जाऊंगा। साजिश? कौन सी साजिश? आयुष सिंह की बातें सुनकर काजल आखिरकार शांत हो गई। वास्तव में चाहे ली नियानवेई आयुष सिंह के साथ रहे या लियू मिंगक्सिन के साथ चले गए, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा एक महिला के दृष्टिकोण से वह भी नहीं चाहती थी कि कोई दूसरी महिला आयुष सिंह के आसपास रहे, खासकर एक सुंदर महिला, भले ही उसने आयुष सिंह से शादी करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि वह आयुष सिंह को तंग होते हुए नहीं देख सकती थी। अब जबकि लियू मिंगक्सिन ने जानबूझकर उसके खिलाफ कदम उठाया था, काजल बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसके पक्ष में खड़ी हो गई। ओह, तुमने तो मुझे लगभग हिलाकर रख दिया। आयुष सिंह के मन में अभी काजल की जल्दबाजी के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। आखिरकार वह केवल उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, बस उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर गिर गया था। कुछ गहरी सांस लेने के बाद आयुष सिंह ने धीरे से कहा, आज साजिश कितनी स्पष्ट है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि यहाँ अचानक इतने सारे उत्साहित प्रशंसक कैसे लग रहे हैं? काजल ने चारों ओर देखा। प्रशंसक फिर से अपने साइन बोर्ड पकड़ने लगे थे, लगातार ली नियानवेई का नाम पुकार रहे थे। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन बहुत जल्दी काजल को कुछ सुराग मिले और उन्होंने कहा, जिसके बारे में बात करते हुए, आज यहाँ प्रशंसकों की संख्या सामान्य से ज्यादा लग रही है और उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा है कि वे सामान्य प्रशंसकों की तुलना में बहुत ज्यादा कट्टर हैं। आयुष सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, ये लियू मिंगक्सिन वाकई काफी काबिल है।
उसे चालाक और दुष्ट कहा जा सकता है। मैंने शुरू से ही देखा है कि यहाँ के कई प्रशंसक अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जब से हम यहाँ आए हैं वे हमें देखते रहते हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट है कि वे हमारे करीब आ गए हैं। इस बिंदु पर बोलते हुए आयुष सिंह ने अपने होंठ उस ओर मोड़े जहां लियू मिंगक्सन खड़े थे। लियू मिंगक्सन को देखो, क्या तुमने देखा है कि उसके आसपास के प्रशंसक ज्यादातर महिलाएं हैं और वे उससे काफी दूर हैं? हाँ, अब मैंने इस पर ध्यान दिया है। काजल ने ध्यान से देखा और जल्दी से कहा, वे महिलाएं उसे घेर रही हैं, लगता है कि वे उसे उन उन्मत्त प्रशंसकों से बचा रही हैं। इसके अलावा वे लगातार हमें देख रही हैं। ये सही है, आयुष सिंह ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ काफी लोग हैं जिन्हें लियू मिंगक्सन ने भेजा है। हम ऊपरी तौर पर वह ली नियानवेई के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रखने आया है, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य मुझे कार से बाहर निकालना है। एक बार जब मैं उतरता हूं और उसके लोग चिल्लाते हैं, यंग मास्टर आयुष यहाँ हैं, और हमारी ओर बढ़ते हैं, तो अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम कुचलकर मर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं उतरता तो वह मेरे सामने ली नियानवेई के लिए अपने प्यार का प्रस्ताव रखकर अपना दिखावा असली कर सकता है। इसे ही आंख के बदले आंख कहते हैं। ये लियू मिंगक्सन वाकई कमाल का है, एक पत्थर से दो पक्षियों को मारना। उसकी यह चाल वाकई कमाल की है। आयुष सिंह की बातें सुनकर काजल को लगा कि उसके पैरों से लेकर सिर तक ठंडी हवा बह रही है, उसकी जलन सुन्न हो गई है। उसके शब्दों पर ध्यान से विचार करते हुए, सच शायद आयुष सिंह ने ही कहा था। वह कुछ देर के लिए खामोश हो गई और अचानक एक जिज्ञासु स्वर में पूछा, आयुष सिंह, तुम आज इतनी होशियार कैसे हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम पर जू गलियां के भूत का साया है? एक आयुष सिंह ने असहाय होकर कहा, मैं एक उड़ाव आदमी हूँ, मूर्ख नहीं। ठीक है, आप उड़ाव आदमी को मूर्ख के बराबर क्यों बता रहे हैं? ठीक है, मेरी गलती है। ये पहली बार था जब काजल ने आयुष सिंह के सामने अपना सिर नीचे किया। तो आपको क्या लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? आयुष सिंह मुस्कुराए, क्या यह आसान नहीं है? हम सभी तरह के बदलावों का मुकाबला करने के लिए बिना किसी बदलाव के नियम का इस्तेमाल करेंगे। एक बार जब सिस्टर कय अपने साथ रिपोर्टर और सुरक्षा गार्ड को लेकर आएगी तो लियू मिंगक्सन का पहला सेटअप खराब हो जाएगा। यहाँ तक कि इस लियू मिंगक्सन में भी पत्रकारों और सुरक्षा गार्ड के समूह के सामने भगदड़ मचाने की हिम्मत नहीं होगी। फिर आयुष सिंह ने भयावह रूप से कहा, यह चमत्कार देखने का समय है। बहुत डरावना। आयुष सिंह की अभिव्यक्ति को देखते हुए काजल ने ठंडी सांस ली। जैसा कि अपेक्षित था, ये वैसा ही हुआ जैसा आयुष सिंह ने कहा था। लगभग 5 मिनट के बाद प्रबंधक झांग कय ने चेन हुई बिल्डिंग के प्रवेश द्वार से पत्रकारों और सुरक्षा गार्डों के एक बड़े समूह को बाहर निकाला। पत्रकारों और सुरक्षा गार्डों के इस समूह के बीच में एक सफेद पोशाक में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। ये ली नियानवेई के अलावा और कौन हो सकता है? वेई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेई, मेरी देवी। जब लोगों का ये समूह दिखाई दिया तो उत्साहित प्रशंसक तुरंत दहाड़ने और चीखने लगे। शोर का स्तर वास्तव में आसमान की सीमाओं से ऊपर उठ गया। इतने सालों तक मशहूर हस्तियों के प्रबंधक होने के नाते झांग कय समझ गए थे कि प्रशंसक कितने डरावने हो सकते हैं। उसने जल्दी से सुरक्षा गार्डों को सड़क को अलग करने का निर्देश दिया ताकि आयुष सिंह की कार को आगे बढ़ने के लिए जगह मिल सके। लियू मिंगक्सन ने भौहें से कुढ़ी, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। उसने एक चाल के भीतर एक पूरी चाल की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन हालात को देखते हुए उसकी पहली साजिश विफल हो गई थी। बहुत जल्दी भीड़ अलग हो गई। लियू मिंगक्सन ने गुलाब का गुलदस्ता उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पहले झांग कय को देखकर मुस्कुराया, फिर कहा, हाय, मेरा नाम लियू मिंगक्सन है। उसका चेहरा सुंदर था और चाल ढाल भी सुंदर और आकर्षक थी। उसे देखकर झांग कय कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर सिर हिलाया और कहा, नमस्ते, मैंने आपके बारे में सुना है। आप लियू कॉर्पोरेशन के बिग यंग मास्टर हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोलते हैं, मुझे सिर्फ मिंगक्सन कहना ही काफी है। लियू मिंगक्सन ने रिपोर्टरों को एक तरफ धकेल दिया और आखिरकार ली नियानवेई के सामने खड़े हो गए। सबसे सुंदर महिला के लिए सबसे सुंदर फूल। मुझे उम्मीद है कि लेडी नियानवेई मेरे साथ औपचारिकता नहीं करेंगी। उन्होंने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उनके पास पहले से ही एक सुंदर चेहरा और सुरुचिपूर्ण शालीनता का भाव था और उनकी स्थिति भी शानदार थी। अब ये देखकर कि वह कितने सज्जन थे, आसपास के प्रशंसक तुरंत चिल्ला उठे और कई युवा महिला प्रशंसक इतनी उत्साहित थीं कि वे गिर पड़ीं। ऐसे दृश्य का सामना करते हुए किसी भी सामान्य लड़की का दिल निश्चित रूप से पागलों की तरह धड़कने लगेगा। ली नियानवेई एक सामान्य लड़की थी, इसलिए वह भी काफी हैरान थी और उसे लगा कि उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। हालांकि उसने गुलदस्ता स्वीकार नहीं किया, बल्कि हल्के से अपना सिर हिलाया और उसे अस्वीकार कर दिया। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आपको पैसे बर्बाद करने के लिए माफ करें। उसके प्रेम प्रस्ताव और उसके गुलदस्ते को सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर दिए जाने के बाद लियू मिंगक्सन को किसी भी तरह की परेशानी का एहसास नहीं हुआ। उसने उसे मजबूर नहीं किया, बल्कि झांग कय के हाथों में गुलदस्ता देते हुए कहा, एंड मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। आखिरकार ये हमारी पहली मुलाकात है, यह मेरी बेशर्मी थी। मुझे अपना परिचय देने दो।
मैं लियू मिंगक्सिन हूँ, मिंगक्सिन नेटवर्क का निदेशक। इस साल 25 साल का हो गया हूँ। वह वास्तव में लियू कॉर्पोरेशन के निदेशक लियू येहुई का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसने अपने असाधारण आत्मविश्वास को दिखाते हुए इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। देश की शीर्ष 5 नेटवर्क कंपनियों में से एक मिंगक्सिन नेटवर्क मुख्य रूप से ऑनलाइन गेमिंग पर ध्यान केंद्रित करती है। इसे हर दिन बड़ी मात्रा में सोना कमाने वाला कहा जा सकता है, और इस कहावत में एक भी अतिशयोक्ति नहीं थी। नमस्कार। लियू मिंगक्सिन के अपना परिचय देने के बाद ली नियानवेई ने अपनी विनम्र मुस्कान बनाए रखी, साथ ही उसे थोड़ी दूरी बनाए रखी। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। बोलने का उसका औपचारिक लहजा बहुत उपयुक्त था। लियू मिंगक्सिन अभी भी कुछ कहने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने अपने पीछे एक सुस्त आवाज सुनी। अपनी लार बर्बाद मत करो, मेरे बड़े युवा मास्टर लियू मिंगक्सिन। अध्याय 68। ऐसे क्षण में आयुष सिंह के अलावा कौन ऐसा कह सकता है। लियू मिंगक्सिन ने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और थोड़ी देर के लिए मुस्कुराए। तो ये यंग मास्टर आयुष है। मैंने सुना है कि यंग मास्टर आयुष हमेशा से कमजोर रहे हैं। क्या आप हाल ही में बेहतर महसूस कर रहे हैं? ये स्पष्ट हो सकता है कि वे दोनों दोस्त नहीं थे, लेकिन लियू मिंगक्सिन अपने छोटे भाई लियू मिंगचेन की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक उदार थे। भले ही वे टेबल के नीचे कैसे भी लड़े हों, लियू मिंगक्सिन ने आयुष सिंह के प्रति आवश्यक शिष्टाचार प्रदर्शित किया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। आयुष सिंह ने नाक सिकोड़ी। नौकर उसके पीछे पीछे चले गए और उसने काजल का हाथ पकड़ लिया और ली नियानवेई के पास चला गया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे अगले 1 या 2 सालों में नहीं मरना चाहिए। बोलते हुए उसने झांक कर ऐसे फूलों का गुलदस्ता लिया, लियू मिंगक्सिन का नाम काट फेंक दिया और मुस्कुराते हुए उसे ली नियानवेई को सौंप दिया। बहन नियानवेई, ये फूल बहुत सुंदर हैं, आप इन्हें ले सकती हैं। आयुष सिंह की हरकतें देखकर लियू मिंगक्सिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। लियू मिंगक्सिन के फूल ली नियानवेई के लिए थे, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपने मैनेजर झांक को सौंप दिया। उसने जो भी परेशानी उठाई वह बेकार हो गई। उसे बहुत बुरा लगा। हालांकि वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि आयुष सिंह छोटा था, इसके अलावा वह दुबला और कमजोर भी था। धन्यवाद यंग मास्टर। ली नियानवेई ने हंसते हुए आयुष सिंह से गुलाब का गुलदस्ता स्वीकार किया। यंग मास्टर, बाहर हवा चल रही है, चलो अंदर बात करते हैं। आयुष सिंह के साथ उसका रिश्ता बाहरी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आता था। इसके पीछे की वजह सिर्फ टीम के अंदर के लोग ही जानते होंगे। ली नियानवेई बहुत ही चतुर महिला थी। जब उसने लियू मिंगक्सिन को देखा तो उसे पता था कि उसे क्या करना है। लियू मिंगक्सिन निस्संदेह आकर्षक था। वह सुंदर, संतुलित, अमीर था और एक अच्छी पृष्ठभूमि से आया था। वह हर महिला का आदर्श प्रेमी था, राजकुमारों में राजकुमार। लेकिन ली नियानवेई जानती थी कि महत्व के मामले में 10 लियू मिंगक्सिन की तुलना एक आयुष सिंह से नहीं की जा सकती। इस दुनिया में बिना वजह नफरत नहीं होती, नहीं बिना वजह प्यार होता है। जिस क्षण से दोनों मिले थे, आयुष सिंह ने ली नियानवेई को अपनी बड़ी बहन की तरह माना था, और ली नियानवेई ने स्वेच्छा से कमजोर और कमजोर आयुष सिंह की छोटे भाई की तरह रक्षा की। भाई बहनों के बीच का प्रेम यद्यपि सरल था किंतु गहरा था। ली नियानवेई को पता था कि अगर वह उसे छोड़कर चली गई तो इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लियू मिंगक्सिन को निर्णायक रूप से अस्वीकार कर दिया। जब पत्रकारों ने ली नियानवेई को आयुष सिंह से गुलाब लेते देखा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के वहां पहुंच गए। कैमरों की फ्लैशलाइट्स तूफानी रात में बिजली की तरह चमक रही थीं। प्रति सेकंड लगभग 10 फ्लैश की चमक से चारों ओर सब कुछ जगमगा उठा। वे बिना किसी कारण के नहीं आए थे। इस खबर का सुर्खियों में आना निश्चित था। आसपास के प्रशंसक पागल हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के दृश्य को देखकर कैसे प्रतिक्रिया दें। ली नियानवेई जैसी देवी एक आदमी से गुलाब स्वीकार कर रही है, ये बड़ी खबर थी। हालांकि वे दोनों एक जोड़े की तरह नहीं लग रहे थे, लेकिन इससे वे बहुत उत्साहित हो गए। लेकिन अंत में वे अपनी उत्तेजना को केवल ली नियानवेई के लिए चीखने में बदल सकते थे। वेई वेई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेई वेई, अच्छा काम किया, यह मेरी देवी है, तुमने अच्छा किया। इन कट्टर प्रशंसकों का सामना करते हुए ली नियानवेई ने मुस्कुराते हुए विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद नियावेई। लियू मिंगक्सिन को हार का एहसास होना चाहिए था, लेकिन उसने कोई नाखुशी नहीं दिखाई। उसने पूछा, आप और यंग मास्टर आयुष प्रेमी नहीं हैं, है ना? एक पल में आसपास का माहौल शांत हो गया। वह अकेला जिज्ञासु नहीं था। हर कोई ली नियानवेई के जवाब का इंतजार कर रहा था। ली नियानवेई बोलने के लिए तैयार थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। अगर वह हाँ कहती तो ये झूठ होता। अगर वह नहीं कहती तो इससे लियू मिंगक्सिन को लगता कि उसके पास अभी भी मौका है। जब वह हिचकिचा रही थी तो काजल ने जवाब दिया, उनके रिश्ते का तुमसे क्या लेना देना है? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये स्पष्ट था कि काजल आयुष सिंह के पक्ष में थी। उसने अपनी बात को बेबाकी से रखा। निर्णय ये था कि दूसरों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जाए, बाकी सब बातें बाद में चर्चा की जा सकती हैं। काजल की बात सुनकर लियू मिंगक्सिन मुस्कुरा उठी। मैं समझ गई। इसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी एक मौका है। नहीं, तुम्हारे लिए कोई संभावना नहीं है। आयुष सिंह ने अपनी जेबें खंगाली और कुछ नहीं पाया। अंत में उसने काजल की जेब से एक चमकदार डॉलर का सिक्का निकाला और अपनी हथेली पर रख लिया।
उसने मुस्कुराते हुए ली नियानवेई की ओर अपना हाथ बढ़ाया। बहन नियानवेई, क्या मैं भविष्य में तुम्हारा भरण पोषण करूं? उसने नाक सिकोड़ी। मैं गरीब हूं, मेरे पास सिर्फ $1 बचा है। सबके सामने और पत्रकारों के कैमरों के लेंस के जरिए ली नियानवेई ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और $1 का सिक्का लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। आज की योजना पूरी तरह विफल रही, लेकिन लियू मिंगक्सन को जरा भी हार का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय वह उत्साहित हो गया और आयुष सिंह की ओर देखने लगा। हाँ, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैंने तुम्हें कम आंका। उस स्थिति में मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। उन्होंने ली नियानवेई को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और फिर अपनी कार में बैठकर अपनी गति से चले गए। इस बूढ़े आदमी को संभालना आसान नहीं है। लियू मिंगक्सन की कार को क्षितिज में गायब होते देख आयुष सिंह ने अपने बालों को बिखेरा। वह सुंदर, योग्य और चतुर भी है। ऐसे प्रतिद्वंद्वी से निपटना कठिन है। भाई एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन वे इतने अलग क्यों हैं? ... दुनिया पागल हो गई। आधे घंटे के भीतर सांगले पर खोजों की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। नए युग का कीवर्ड $1 था। 2 घंटे में 134, 156, 715 खोजें हुईं। पूरा इंटरनेट उस रहस्यमय युवा मास्टर के बारे में चर्चा कर रहा था जो ली नियानवेई को $1 देना चाहता था। स्वाभाविक रूप से मनोरंजन जगत से बाहर के व्यक्ति के रूप में आयुष सिंह का चेहरा धुंधला हो गया था। मात्र $1 वाले किसी व्यक्ति के लिए प्रावधान करने के संबंध में इस समाचार का प्रभाव 3 चरम सीमाओं में विभाजित था। पहला दृष्टिकोण यह था कि ली नियानवेई वास्तव में नए युग की देवी थी। एक सज्जन के प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रति उसकी प्रतिक्रिया सुरुचिपूर्ण थी। हालांकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन जिस तरह से उसने अस्वीकार किया वह सरल था। विशेष रूप से $1। कौन सोच सकता था कि ली नियानवेई सिर्फ $1 के साथ प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी? और वह वास्तव में मौके पर सहमत हो गई। एक पल में वह मास्टर आयुष सिंह की रखेल बन गई थी। किसी के लिए भी पीछे हटना मुश्किल था। दूसरा दृष्टिकोण यह था कि हालांकि आयुष सिंह ने ली नियानवेई को केवल $1 दिया था, लेकिन ली नियानवेई जो चाहता था वह आयुष सिंह की पूरी संपत्ति थी। लेकिन अधिकांश लोग इससे सहमत नहीं थे। सभी पहलुओं में लियू मिंगक्सन आयुष सिंह से स्पष्ट रूप से बेहतर था। एक राजकुमार था और दूसरा एक अपव्ययी। तुलना करने के लिए और कुछ नहीं था। तीसरा दृष्टिकोण यह था कि ली नियानवेई ने इस अवसर का उपयोग अप्रत्यक्ष रूप से सभी अनुयायियों को अस्वीकार करने और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया था। उसने लियू मिंगक्सन के साथ स्थिति को बहुत अच्छी तरह से संभाला था। कई प्रशंसकों ने निष्कर्ष निकाला कि ली नियानवेई न केवल एक देवी थी, बल्कि वह ज्ञान की देवी भी थी। बेशक कोई कुछ भी कहे, आम समझ यही थी कि ली नियानवेई की कीमत एक बार फिर बढ़ गई थी। ... लियू मिंगक्सन समय पर आ गए और बहन नियानवेई के लिए मुफ्त में प्रचार किया। वह जरूर पैसे के देवता का पुनर्जन्म होगा। आयुष सिंह ने ली नियानवेई की जांघ पर तकिया टिकाया और खुद को इस तरह से एडजस्ट किया कि वह आरामदायक हो। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं, बाद में हम अनपेक्षित रूप से फिल्मांकन शुरू करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 69। चेनहुई बिल्डिंग, लेवल 9, कैवे एंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। लिंग शियाओई ने परिचय देते हुए कहा, यह कार्यक्रम आपके लिए लाया है। एक नौकर ने गहरी आवाज में कहा, प्रोडिगल लीग। इसके बाद आयुष सिंह ने कहा, मैं खुलकर खर्च करना चाहता हूं, मैं बर्बाद करना चाहता हूं। लिंग जियाओई ने आगे कहा, और यह भी। उसी नौकर ने कहा, काजल की दवा। और फिर काजल की बारी थी, दवा लेना बंद मत करो। लिंग जियाओई द्वारा समापन के साथ प्रायोजित और प्रसारित। परिचय के बाद आसपास के लोगों का एक समूह हंसते हुए फर्श पर लोटपोट हो गया। झांक कर अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। ली नियानवेई ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। यहां तक कि काजल, जिसने अभी अभी अपनी लाइन पढ़ी थी, हंसना बंद नहीं कर पाए। लिंग शियाओई, जो गुलामों का नेता था, अब खुद को रोक नहीं सका और जोर से हंस पड़ा। यंग मास्टर चाले चलने में बहुत माहिर है। मुझे यकीन है कि फिल्म शुरू होने से पहले ही परिचय सभी को हंसने पर मजबूर कर देगा। काजल, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि दूसरों को हंसाने में आयुष कितनी प्रतिभाशाली है। हाँ, ये बहुत मजेदार है। इस समय आयुष सिंह ने हंसते हुए स्टाफ के सदस्यों को देखते हुए अपनी बेवकूफ़ी भरी अभिव्यक्ति बनाए रखी। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां थीं, क्या ये वाकई इतना मजेदार था? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए मत हंसो। काजल ने हंसते हुए अपनी सांस को संभालने की कोशिश की। नहीं, आंसू, ओह नहीं, आयुष, ओह नहीं, आयुष सिंह, अब हमें क्या करना चाहिए? परिचयात्मक पंक्तियां समाप्त हो गई हैं। क्या शीर्षक गीत का समय हो गया है? ये सही है। आयुष सिंह ने गाना शुरू किया, सब लोग मेरे साथ गाओ। अप्रत्याशित रूप से मेरे सिद्धांत खत्म हो गए हैं। अप्रत्याशित रूप से मेरे सिद्धांत खत्म हो गए। ये पंक्ति गाते ही सभी लोग फिर से हंसने लगे। ठीक है, आयुष सिंह ने हार मानकर अपने कंधे उचका दिए। मैं जरूर कुछ गलत कर रहा हूँ। तुम सब बहुत आसानी से खुश हो जाते हो। फिर हंसी का दौर शुरू हो गया। अंत में बड़ी बहन ली नियानवेई बोली, ठीक है, सब लोग हंसना बंद करो। चलो यंग मास्टर की स्क्रिप्ट सुनते हैं। हम अभी जो रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे। यंग मास्टर ने कहा था कि हम हर हफ्ते एक एपिसोड प्रसारित करेंगे। हाँ,
सभी लोग इकट्ठा हो जाएं। आयुष सिंह के पास लोगों का एक समूह खुशी से इकट्ठा हो गया। आयुष सिंह ने खांसकर अपना गला साफ किया, फिर गंभीर स्वर में बोला, इस एपिसोड का नाम लो कॉस्ट मार्शल आर्ट्स ड्रामा है। यह एक खूबसूरत राजकुमारी की कहानी है जिसे राक्षस राजा ने पकड़ लिया था। मुख्य पुरुष नायक एक नायक है जो न्याय से भरा हुआ है और उसने राजकुमारी को बचाया है। आयुष सिंह से कहानी का सारांश सुनने के बाद काजल ने संदेह से कहा, इसमें कुछ खास नहीं है। इसी तरह के कथानक वाली कई मार्शल आर्ट फिल्में और नाटक हैं। बाकी लोगों ने एक स्वर में अपना सिर हिलाया। आयुष सिंह ने भी सिर हिलाया। ये सही है, उसने बेशर्मी से स्वीकार किया। आयुष सिंह ने आगे कहा, शुरुआत में मेरी लाइनें थीं, मेरा नाम दांग दाचुई है और मैं एक अभिनेता हूँ। मैं वर्तमान में एक कम लागत वाली मार्शल आर्ट ड्रामा में अभिनय कर रहा हूँ। जब वह बोल रहा था तो उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था, उसकी आंखें चकरा गई थीं और भावशून्य थी। उसकी पंक्तियों के साथ इसने एक हास्यपूर्ण दृश्य बनाया। काजल ने अपनी हंसी रोकी और पूछा, और? आयुष सिंह ने प्लास्टिक की तलवार उठाई। और यह मेरा हथियार है। हर कोई हैरान था, काजल भी हैरान था। आयुष, तुमने इस बार कुछ भी बर्बाद नहीं किया। तुम्हें एक प्राचीन तलवार नहीं मिली जिसकी कीमत लाखों में है। आयुष सिंह ने काजल की ओर देखा। ये सही है। मेरी अगली पंक्ति है, ये बहुत कम बजट की है। ये तो बस एक खिलौना तलवार है। आयुष सिंह ने हथियार के चमकने की आवाज़ की नकल करना शुरू कर दिया। डिंग। ऐसे समय में हमें शानदार स्पेशल इफेक्ट की ज़रूरत है। तलवार को चमकना और रोशन करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा, ये तलवार बहुत घटिया है, फिर भी यह चमकती है और रोशन करती है। बोलते समय उसने तलवार घुमाई। यह कोई मुश्किल फिल्म नहीं थी। दर्शकों को हंसाने के लिए कुछ पंक्तियां ही काफ़ी थीं। आयुष सिंह ने एक नौकर को बुलाया और उसे गले पर दबाव डालते हुए इधर उधर घुमाया और पंक्तियां पढ़ीं, मुझे अपने करियर पर कोई पछतावा नहीं है। जब मैंने उस दिन सूर्यास्त के नीचे दौड़ने के बारे में सोचा तो ऐसा लगा जैसे मेरी जवानी खत्म हो गई हो। हर कोई हंसते हुए फर्श पर लौट रहा था। कुछ तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि सौम्य और सुंदर बड़ी बहन जैसी ली नियानवेई भी अपना मुंह ढककर हंस रही थी। जब आयुष सिंह ने एपिसोड की सामग्री का वर्णन करना समाप्त किया तो काजल की आंखें 200 वोल्ट के बल्ब की तरह चमक उठीं। उसने आयुष सिंह की बांह पकड़ी और उसे हिलाया। चुई चुई, क्या हम इस फिल्म को फिल्माने के लिए स्कूल के बाद हर दिन यहाँ आ सकते हैं? क्या हम आ सकते हैं? क्या हम आ सकते हैं? उसकी मधुर आवाज ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। लगता है मुझे अपना नाम बदलकर चुई चुई रखना पड़ेगा। आयुष सिंह काजल की कोमल आवाज का विरोध नहीं कर सकता था। उसने निर्णायक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम हर दिन स्कूल के बाद यहाँ आएंगे। बस इतना है कि यह मुझे ज्यादा बर्बाद करने की अनुमति नहीं देता है। आयुष सिंह इस फिल्म के साथ बहुत कुछ बर्बाद नहीं कर सकता था, भले ही वह कोशिश करे। इसने आयुष सिंह को बहुत चिंतित कर दिया। शुक्र है, अभी भी द गेल फ्लैश और जोंग दियान वेबसाइट पर भरोसा किया जा सकता था। उसे एक महीने में 15 मिलियन बर्बाद करने के लिए गेल फ्लैश पर कुछ और विचारों के बारे में सोचना होगा। यह आसान होना चाहिए। आयुष सिंह ने अपने विचारों में संतुष्टि व्यक्त की। ठीक इसी समय ली नियानवेई ने धीरे से पूछा, युवा मास्टर, अब हमें कथानक पता चल गया है। दृश्यों की शूटिंग कहाँ होगी? चूंकि यह एक मार्शल आर्ट ड्रामा है इसलिए हम इसे यहाँ फिल्मा नहीं सकते, है न? शूटिंग सीन। आयुष सिंह ने गहरी सोच में अपनी थोड़ी रगड़ी। लिंग शियाओई, जो बगल में खड़ा था, ने उसे याद दिलाया। युवा मास्टर, फेग्युआन झील के बगल में पहाड़ के बारे में क्या ख्याल है? वह काम करेगा। फेग्युआन झील, यहाँ पहाड़ और पानी है और दृश्य सुंदर और शांत है। ये वास्तव में एक अच्छी जगह है। आह, वह जगह। आयुष सिंह इस बात से सहमत होने ही वाला था कि उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा मौका कैसे गंवा सकता था? मुझे याद है कि फेग्युआन झील के पास का पहाड़ तियानजिंग माउंटेन के बाहरी घेरे से बस एक पत्थर की दूरी पर है। आयुष सिंह ने अचानक कहा, मैंने फैसला कर लिया है। हम एक अच्छी जगह की तलाश करेंगे। कहाँ? आसपास के लोग उत्सुक थे। तियानजिंग माउंटेन के बाहरी रिंग पर। आयुष सिंह ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, इस माइक्रो मूवी के लिए बहुत सारे मौके बर्बाद नहीं किए जा सकते। चलो इसे शूटिंग स्थल से ही करते हैं। मैंने फैसला कर लिया है। चलो तियानजिंग माउंटेन के बाहर की जमीन खरीदते हैं और इसे इस तरह से सेट करते हैं कि यह हमारी फिल्मांकन के लिए उपयुक्त हो। भविष्य में हम उस जगह का उपयोग अनपेक्षित रूप से करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, काजल ने अपना चेहरा ढक लिया। आप एक माइक्रो मूवी बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए लाखों या करोड़ों खर्च करने जा रहे हैं, जिसकी लागत बमुश्किल सैकड़ों हजारों में है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि काजल परेशान थी। पहाड़ को किराए पर लेने के लिए पूरे साल के लिए सिर्फ 10,000 खर्च करने होंगे, लेकिन इसे खरीदना पूरी तरह से अलग मामला था। तियानजिंग पर्वत को खरीदने के लिए कम से कम सैकड़ों हजारों की जरूरत होगी क्योंकि यह शहर के पास था। एक माइक्रो फिल्म बनाने के लिए इतना बड़ा निर्णय लेना, जिसकी लागत मात्र सैकड़ों हजारों में आए, विशेषकर एक ऐसे पर्वत को खरीदना जिसे विकसित नहीं किया जा सकता था, वास्तव में एक फिजूल खर्ची थी। ये सही है, आयुष सिंह ने हंसते हुए कहा। हमें बस यही करना चाहिए। शियाओई, मुझे परवाह नहीं कि तुम इसे कैसे करते हो, लेकिन भविष्य में वह पहाड़ मेरा है।
अध्याय 70 आसमानी नीला विंग्स कॉफी हाउस। लियू मिंगक्सन ने आराम से कॉफी का कप पकड़ा, पैर क्रॉस करके, और कभी कभी कुछ भून भी लिए। उसका रूप रंग शालीनता से भरा था, जो कॉफी हाउस में मौजूद युवतियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। उनके चेहरे और नाक लाल थे और लगातार उसकी ओर देख रहे थे। बाहर वालों को ऐसा लग रहा था कि यह आदमी सिर्फ अपना आकर्षण दिखाने के लिए यहाँ आया है, लेकिन असल में वह आयुष के बारे में सोच रहा था। यह आयुष, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा होशियार है। लियू मिंगक्सन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लीं, उंगलियां हल्के से उसके सामने टेबल टॉप पर टैप कर रही थीं। आज की योजना लगभग सही थी, फिर भी यह सफल नहीं हुई। अपने आदमियों को उन उत्साहित प्रशंसकों के बीच व्यवस्थित करते हुए, एक बार जब वह बच्चा कार से उतर गया और भीड़ उसकी ओर बढ़ी, भले ही वह भगदड़ में न मरा हो, उसे कम से कम कुछ महीनों तक अस्पताल में रहना होगा ताकि वह ठीक हो सके। मैं कभी नहीं सोचूंगा कि वह बच्चा वास्तव में पूरे समय अपनी कार पर रहेगा। लियू मिंगक्सन ने भौहें सिकोड़ी और खुद से कहा, तर्क के अनुसार जब से मैं वहां आया हूं, कोई भी सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से अपना संयम नहीं रख पाएगा यदि कोई और उस सेलिब्रिटी को छीनने की कोशिश करता है जिसे उसने तैयार किया है। लेकिन आयुष बिल्कुल भी नहीं घबराया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मेरी योजना को समझ लिया हो? या क्या ऐसा था कि वह वास्तव में ली नियानवेई पर इतना आश्वस्त था और वास्तव में सोचता था कि मैं उसे छीनने में सफल नहीं होऊंगा? क्या सिर दर्द है? लियू मिंगक्सन ने हल्के से अपनी कनपटी को रगड़ा। उसका विश्वास कहाँ से आया? पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में हमारे परिवार एक दूसरे के बराबर हैं। दिखने में वह वाकई अच्छा दिखता है, लेकिन मैं भी उससे पीछे नहीं रहूंगा। जहां तक योग्यता की बात है, इस भटके हुए आदमी में क्या योग्यता है? ये तो कुत्ते की गंदगी की किस्मत ही थी कि वह ली नियानवेई को प्रसिद्धि दिलाने में कामयाब रहा। उसके पास क्या योग्यताएं हो सकती हैं? लेकिन उसके जैसे व्यक्ति में इतना आत्मविश्वास है। लियू मिंगक्सन ने सोचना जारी रखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह और ली नियानवेई पहले से ही इस तरह के रिश्ते में थे? यह असंभव है। अगर वे वास्तव में ऐसे रिश्ते में थे तो वह सार्वजनिक रूप से ली नियानवेई को रखेल के रूप में रखने की बात नहीं करता। इसका मतलब है कि उसके शब्द मेरे लिए थे। ये सिर्फ एक दिखावा था। पफ, लियू मिंगक्सन ने हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे उसकी असली पहचान जानने की जरूरत है। जब वह ये सोच रहा था, तभी एक युवा और खूबसूरत लड़की घबराई हुई उसके पास आई। चेहरा लाल और दिल की धड़कनें तेज होते हुए उसने पूछा, सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ये लड़की बहुत सुंदर थी। वह काफी लंबी थी, उसकी टांगें लंबी थीं, उसके स्तन उभरे हुए थे और उसका मेकअप भी बहुत नाजुक था। अगर वह भीड़ में खड़ी होती तो वह तुरंत अलग दिखती। ऐसी कि बहुत से लोग उसे देखने के लिए बार बार मुड़ते रहते। अगर कोई दूसरा आदमी ऐसी महिला से मिलता और उससे बातचीत करता तो वे खुशी से चिल्लाते और दिल की धड़कनें तेज हो जाती। लेकिन लियू मिंगक्सन ने सिर्फ हल्के से सिर हिलाया, मुस्कुराए और कहा, आप चुप रह सकते हैं, लेकिन कृपया चुप रहने की कोशिश करें, कहीं आप मेरी सोच के प्रवाह को बाधित न कर दें। लियू मिंगक्सन की स्वीकृति सुनकर महिला सुखद आश्चर्यचकित हुई और जल्दी से बैठ गई। उसके बाद उसने बस अपना सिर नीचे किया और कभी कभी उसे देखने के लिए उठाया, फिर उसे फिर से नीचे कर दिया। लियू मिंगक्सन उस लड़की के बारे में भूल गया था। वह अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था। केवल वही व्यक्ति हर लड़ाई जीत सकता है जो अपने दुश्मनों को अच्छी तरह जानता है। आयुष के बारे में मेरी पिछली समझ वास्तव में सीमित थी। वर्तमान में मुझे उसे बेहतर तरीके से जानने की आवश्यकता है। हमारे परिवार के व्यवसायिक क्षेत्र एक दूसरे के साथ बहुत अधिक ओवरलैप हो रहे हैं। जल्दी या बाद में दोनों परिवारों के बीच लड़ाई होगी। चूंकि हम अलग अलग पक्षों पर हैं, इसलिए मुझे दुष्ट होने का दोष न दें। उसने कॉफी का एक और घूंट लिया। उसकी सुंदर मुद्रा ने उसके सामने बैठी लड़की को मंत्रमुग्ध कर दिया। लियू मिंगक्सन सोच रही थी, कल रात नीलामी है, क्यों न उसे भी आमंत्रित किया जाए। ये बच्चा फिजूल खर्ची करना पसंद करता है, वह शायद नीलामी घर में जाने के लिए सहमत हो जाएगा। अगर वह वास्तव में भाग लेता है तो मैं उसे देखने के अवसर का उपयोग कर सकता हूँ, खासकर उसकी विशेषताओं और जीवनशैली के दृष्टिकोण को समझने के लिए। अपना मन बना लेने के बाद लियू मिंगक्सन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है। अगर ऐसा इसलिए नहीं है कि हम अलग अलग पक्षों पर हैं, तो इस छोटे से भटके हुए बच्चे को दोस्त के रूप में रखना दिलचस्प होगा। कम से कम मैंने सुना है कि वह अपने आसपास के लोगों के साथ काफी मिलनसार है। जब यू का जन्म हुआ तो लियांग का भी जन्म क्यों हुआ? मैं इसे केवल भाग्य का खेल मान सकता हूँ। कितने अफसोस की बात है। अपना मन बनाते हुए लियू मिंगक्सन ने अपनी कॉफी नीचे रखी, धीरे से खड़ा हुआ और धीरे से लड़की से कहा, मुझे अब जाना चाहिए, मिलते हैं। फिर वह धीरे धीरे चला गया, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ते हुए। कॉफी हाउस में मौजूद युवा लड़कियां उससे पूरी तरह मोहित हो गईं। आह, मैं थक गया हूँ। कैवेई एंटरटेनमेंट के अंदर दूसरों को स्क्रिप्ट के मुख्य बिंदु बताने के बाद उसने आलस से अपना शरीर फैलाया, जम्हाई ली और कहा, घर जाकर सोने का समय हो गया है। दरअसल आयुष का स्वास्थ्य विशेषता बिंदु पहले से ही 100 अंकों पर अधिकतम था। वह वास्तव में थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वह बस ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे कि वह खुद पर संदेह न करे। तो अब हम आपको पीछे नहीं रखेंगे। झांक गए और बाकी सभी लोग खड़े हो गए। ली नियानवेई ने बड़ी बहन की तरह धीरे से निर्देश दिया, युवा मास्टर, घर पहुंचते ही जल्दी सो जाना।
आखिरकार आपकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए देर तक न जागें। हाँ, मुझे पता है, आयुष ने हंसते हुए कहा। हर कोई अनएक्सपेक्टेडली के लिए थीम गीत तय कर लो। पहले, कल हम बाहरी दृश्यों की शूटिंग के लिए तियानजिंग पर्वत पर जाएंगे। अपने निर्देश देने के बाद आयुष ने अपना हाथ हिलाया। ठीक है, मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अलविदा। तुरंत ही उसके 9 अनुचरों ने सिर ऊंचा करके आगे बढ़कर उसके चलने के लिए रास्ता बना दिया। आयुष ने काजल का हाथ पकड़ा और उसके पीछे चल पड़ा। गाड़ी में बैठकर निकलने के बाद गाड़ी के रुकने में कुछ ही देर लगी। लियू मिंगक्सन, एक युवक को नीली सुपर स्पोर्ट्स कार पर आराम करते हुए देखकर आयुष ने बड़बड़ाया। यह आदमी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? क्या उसे मेरी अनुपस्थिति में सिस्टर नियानवेई की तलाश नहीं करनी चाहिए? आयुष के काफिले को देखकर रात की हवा में उसके बाल हल्के से उड़ रहे थे। अविश्वसनीय रूप से सुंदर लियू मिंगक्सन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी मुद्रा शालीनता से भरी थी, एक भी दोष नहीं पाया जा सकता था। बहुत जल्दी वह आयुष की कार तक पहुंच गया और अपनी उंगली से उसकी खिड़की पर हल्के से दस्तक दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर आयुष, क्या हम एक बात कर सकते हैं? आपको उतरने की जरूरत नहीं है, बस कुछ शब्द हैं। खिड़की नीचे खिसकाते हुए आयुष ने उसके आश्चर्यजनक रूप से सुंदर चेहरे को देखा और उदास होकर कहा, क्या तुम जानते हो कि जब भी मैं तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो मैं सोचूंगा कि मैं इसे कैसे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं ताकि तुम मेरे जितने सुंदर न रहो। हे, यंग मास्टर आयुष मजाक कर रहे होंगे। लियू मिंगक्सन ने पिछली घटना के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन केवल धीरे से कहा, चूंकि लेडी नियानवेई अब आपकी मालकिन है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से उन्हें आपसे दूर ले जाऊंगा। मैं आज यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, ये पूछने के लिए कि क्या आप कल रात 7 बजे मिंगजिंग बिल्डिंग लेवल 26 में एक छोटी सी पार्टी में शामिल होने में रुचि रखते हैं, जिसके बाद एक चैरिटी नीलामी होगी। नीलामी? पहले तो आयुष अभी भी काफी बेचैन था, लेकिन जब उसने सुना कि नीलामी होगी तो उसकी आंखें चमक उठीं। क्या इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा? लियू मिंगक्सन ने सिर हिलाया और कहा, कुछ हद तक। मैंने सुना है कि इन वस्तुओं का मूल्य कुछ 100,000 से लेकर कुछ मिलियन तक है, बहुत महंगा नहीं है। मैं जाऊंगा। आयुष ने निश्चयपूर्वक सिर हिलाया। नीलामी में सैकड़ों, हजारों या लाखों की कीमत की चीजें मिलती हैं। अरे, यह निश्चित रूप से बर्बाद करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। यह मूल्य मेरी सीमा के भीतर है। अगर वस्तुओं की कीमत करोड़ों में है तो मैं उन्हें खरीदने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। अंततः मेरी छोटी सी छड़ी के लिए आशा है। इस बारे में बात करते हुए आयुष ने इन सभी वर्षों में पहले कभी नीलामी नहीं देखी थी। जब उसने कार्ड उठाने और बोली बढ़ाने की छवि के बारे में सोचा तो उसने कहा, 1 मिलियन। मैं 1 और 10 लाख जोड़ता हूँ। मैं 4 मिलियन की पेशकश करता हूँ। इसे ही प्रभावशाली कहते हैं, और संतोषजनक भी। आयुष ने कुछ देर सोचा और अचानक पूछा, इस बारे में बात करते हुए आपने मुझे आमंत्रित करने के बारे में क्यों सोचा? लियू मिंगक्सन ने कहा, युवा मास्टर आयुष, क्या आपको नहीं लगता कि नीलामी चुनौती के लिए बहुत उपयुक्त जगह है? हे, आयुष ने सिर हिलाया। समझ गया, बर्बादी के मामले में मुझे अभी तक किसी से डर नहीं लगा है। हाँ, लियू मिंगक्सन ने सिर हिलाया, मुस्कुराए और कहा, तो मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा करूंगी। अध्याय 71। लियू मिंगक्सन के जाने के बाद आयुष ने अपनी ठोड़ी को छुआ और काजल की ओर देखा जो उसके बगल में बैठी थी। शिनिक्सन, इस आदमी ने मुझे उस नीलामी में शामिल होने के लिए कहा, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? यह असंभव है कि वह वास्तव में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता हो कि कौन अधिक बर्बाद कर सकता है न? इस बारे में बात करते हुए जब भी काजल उसके साथ होती थी, आयुष उससे विशेष रूप से पूछता था, तुम क्या सोचती हो? हर बार जब वह ऐसा कहता था तो यह वास्तव में दिलचस्प लगता था। मुझे कहना ही पड़ेगा, भले ही हम एक ही पक्ष में न हो, लेकिन मैं उसे नापसंद नहीं कर सकती। काजल ने अपनी प्यारी सी नाक से कुड़ी। ये बूढ़ा आदमी दिखने में बहुत सुंदर और शालीन है। भले ही मुझे पता है कि हम दुश्मन हैं, फिर भी उस पर गुस्सा करना मुश्किल है, लेकिन वह इस बार निश्चित रूप से कुछ साजिश रच रहा है, मुझे इस बात का यकीन है। वह विशेष रूप से आपको नीलामी में आमंत्रित करने के लिए यहाँ क्यों आया था और उसका कारण क्या था, इस पर मुझे अभी भी विचार करना है। हाँ, आयुष ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसने मुझे नीलामी में आमंत्रित किया, क्या ये हो सकता है कि वह मुझे बर्बाद होते देखना चाहता है? बर्बाद करना? काजल ने इसे 2 बार और दोहराया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। आयुष, इस बार तुम्हें निश्चित रूप से बर्बाद करना होगा। आयुष ने उत्सुकता से पूछा, इस बार तुम मेरा समर्थन क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरा अपव्यय देखकर बुरा नहीं लगता? क्या मैं ऐसी इंसान हूं जो अपनी प्राथमिकताएं तय करना नहीं जानती? काजल ने मुंह बनाया और गुनगुनाया, पिछली बार थी, अब अभी है। अब स्थिति विशेष है, हम समस्याओं को उसी तरह नहीं देख सकते जैसे हम अतीत में देखते थे। जरा सोचिए, आज उसकी दुष्ट साजिश सफल नहीं हुई और वह सिस्टर नियानवेई का दिल जीतने में भी विफल रहा। अगर आप खुद को उसकी जगह रखें तो आप क्या सोचेंगे? अगर मैं होता, आयुष ने धीरे से कहा, मैं निश्चित रूप से पता लगा लेता कि मैं क्यों असफल हुआ। ये बंदा असफल हुआ तो वह सोचेगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसकी योजनाओं को समझ लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इस बात पर विश्वास करेगा कि यही कारण है। आखिरकार हर कोई उड़ाऊ लोगों को मूर्खों के समान ही मानता है।
लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी मुझ पर शक करता है। इसलिए यह नीलामी उसके लिए मेरे व्यक्तित्व और चरित्र को परखने का एक मौका है। क्या मैं एक सच्चा और उड़ाऊ व्यक्ति हूँ जो आवेग में आकर बर्बाद कर देता है, या भेष बदलकर आया हुआ एक पुराना शैतान हूँ? काजल मुस्कुराए। ही, अगर तुम एक बूढ़ी राक्षसी हो तो क्या मैं भी बूढ़ी राक्षसी नहीं बन जाती? ये कहते ही उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी उंगली उसके होठों पर दब गई और उसने तुरंत विषय बदल दिया। हालांकि इस मामले पर मेरा नजरिया भी आपके जैसा ही है। इस बार सबसे अच्छा उपाय यह है कि जितना हो सके उतना बर्बाद करो। इस तरह वह तुम्हें चुनौती देने में दिलचस्पी नहीं लेगा। उसके जैसे लोग जो पूर्णता चाहते हैं उन्हें कमजोर विरोधियों में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। क्या यह मुझ पर व्यक्तिगत हमला है? आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, आप चाहते हैं कि मैं उसके सामने मूर्ख और कमजोर बनूं? सिर्फ उसके सामने ही नहीं। काजल ने अपना मुंह आयुष के कान के पास रखा और धीरे से कहा, इसमें आपके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। आखिरकार आप जितना ज्यादा बर्बाद करेंगे और कुछ भी उपयोगी न करने का दिखावा करेंगे, उतना ही कम वे आप पर ध्यान देंगे। तब आप ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, आयुष ने गहरी सांस ली। तो इस बार मैं आपकी बात सुनूंगा। बड़बड़ाहट। आखिरकार मैं जितना चाहूं उतना खर्च कर सकता हूं। आओ जी भरकर खर्च करें। नीलामी, चाहे मैं कितना भी बचाने की कोशिश करूं, मुझे कम से कम कुछ मिलियन युआन तो खर्च करने ही पड़ेंगे, है न? उसके बाद आइए देखें कि मेरी छोटी छड़ी कितनी बड़ी हो सकती है। ... काजल को घर भेजने के बाद आयुष घर लौट आया और सो गया। आयुष के अपने कमरे में वापस जाने के बाद ड्राइवर पहली मंजिल पर स्थित अध्ययन कक्ष में आया और हल्के से दरवाजा खटखटाया। बहुत जल्दी अंदर से एक गहरी धीमी आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ, दरवाजा बंद नहीं है। ड्राइवर ने अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया और आयुष्मान और उनकी पत्नी की ओर थोड़ा झुका। नमस्कार मास्टर, मैडम। आयुष्मान अपनी सुलेख कला का अभ्यास कर रहा था। बिना सिर उठाए उसने कहा, इतने साल हो गए हैं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम आज हमसे मिलने आए हो क्या? आयुष के बारे में क्या हुआ है, मुझे विस्तार से बताओ। हाँ मास्टर, ड्राइवर ने उन्हें आज हुई महत्वपूर्ण बातें शुरू से अंत तक बताईं। सुनते ही आयुष्मान की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ बुरा नहीं है। USB फ्लैश ड्राइव यहीं छोड़ दो, तुम जाकर आराम कर सकते हो। ठीक है, शुभ रात्रि मास्टर और मैडम। शुभ रात्रि। ड्राइवर के जाने के बाद आयुष्मान ने सिगरेट निकाली और उसे जलाया। गहरी सांस लेते हुए वह मुस्कुराया और बोला, मेरी पत्नी, लगता है कि हमारे घर का छोटा बच्चा वाकई बड़ा हो गया है। तुम सही हो। लैन रूक्सी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, 18 साल से ये छोटा बदमाश हमेशा से ही अपनी जिंदगी उलझन में जीता आया है। हमने भी उसे अपनी मर्जी से जीने दिया है। आज ओल्ड वांग ने जो कहा उसे सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हमारा छोटा सा बच्चा भी अब बड़ा हो गया है। हे ये वाकई बहुत बढ़िया है कि उसने इस मुद्दे को कैसे संभाला। इतने कम समय में यह वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। आयुष्मान जोर से हंसा। थोड़ी देर बाद उसने थोड़ा धूम्रपान किया और अचानक पूछा, ये बच्चा लियू मिंगक्सन एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। वह चीजों को तेजी से और निर्णायक रूप से संभालता है और वह बहुत सुंदर और बहुत प्रतिभाशाली भी है। वह कुछ हद तक द थ्री किंगडम्स के जो युएक जैसा है। यह अफसोस की बात है कि हमारे परिवारों की व्यावसायिक सेवाएं इन दिनों अधिक से अधिक ओवरलैप हो रही हैं। एक दिन हमारे बीच लड़ाई होगी। ये पक्ष का मामला है, बहुत अफसोस की बात है। अगर वह दूसरे परिवार से होता तो मैं निश्चित रूप से उसे तैयार करने के लिए तैयार होता। ये सही है, एक व्यक्ति को जीवन में 10 में से 8 या 9 बार ऐसी चीजों का अनुभव होगा जो आसानी से नहीं होती हैं। लैन रूक्सी ने कुछ देर सोचा और पूछा, मेरे पति, क्या आप उसे उसी तरह से चुकाने की योजना बना रहे हैं जिस तरह से उसने हमारी आयुष के साथ व्यवहार करने की कोशिश की थी? नहीं, आयुष्मान ने हल्के से कहा, सबसे अच्छा उपाय यह है कि ऐसा दिखावा किया जाए कि यह मामला कभी हुआ ही नहीं। मैं उन्हें सचेत नहीं करना चाहता। एक बार जब हम उससे बदला लेने की कोशिश करेंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आयुष ने उसकी चालों को समझ लिया है। कोई उस चोर से नहीं डरता जो पहले ही चोरी कर चुका है, बल्कि उस चोर से डरता है जो चोरी करने की योजना बना रहा है। अगर वह लगातार आयुष पर अपना मन लगाता है तो ये सुखद बात नहीं होगी। फिलहाल आयुष की गुप्त रूप से रक्षा करने के लिए कुछ और लोगों को भेजना बेहतर है और इस छोटे से भटके हुए बच्चे को उसकी बेफिक्र और खुशहाल जिंदगी जीने देना चाहिए। हमें यही करना चाहिए। इस बारे में बात करते हुए आयुष्मान ने एक ठंडी मुस्कान दी। बेशक, मैं उसके लिए मुसीबत खड़ी करने का मौका खोजने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल करूंगा। अगर नहीं तो उसे इतनी आसानी से छोड़ देना मेरी शैली नहीं है। इसके अलावा लियू मिंगचेंग, मुझे उसे भी खुद पर नियंत्रण रखने और हमारे दली के लिए मुसीबत खड़ी न करने की याद दिलानी होगी। यह मेरे पति के चरित्र की तरह है। हे लैन रूक्सी खड़ी हुई और आयुष्मान के पास गई, उसका हाथ पकड़ा, हंसते हुए बोली, चलो अभी इस बारे में परेशान न हो। आइए देखें कि हमारे घर के छोटे से उड़ाऊ बेटे ने इसे क्या बनाया है। अप्रत्याशित रूप से आयुष चमत्कार करती है। उद्धरण चिन्ह। बेशक, मैं ये देखना चाहता था कि यह कैसा है। हाँ। 1 मिनट बाद आयुष्मान और लैन रूक्सी ने प्रस्तावना सुनकर दिल खोलकर हंसे।
लैन रुक्सी तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं गईं। उसने मुस्कुराते हुए डांटा, ये छोटा बदमाश, ये वाकई खिलवाड़ कर रहा है। इसने प्रोडिगल एलायंस भी बनाया है। पीछे टैंग एंटरप्राइज पर सीधे लेबल लगा दिया गया है क्योंकि दवा बंद नहीं हो सकती। हाँ, उसके लिए ये सोचना वाकई मुश्किल रहा होगा। ये सही है। आयुष्मान ने लैन रुक्सी के कंधे को गले लगाया, हंसते हुए कहा, ये छोटा बदमाश, तुम नहीं कहते यह माइक्रो मूवी वास्तव में काफी दिलचस्प है। ये पहले से ही बहुत प्रफुल्लित करने वाला है, जबकि वास्तविक फिल्म पूरी नहीं हुई है। जब यह आधिकारिक रूप से रिलीज होगी तो यह निश्चित रूप से प्रसिद्ध और मांगी जाएगी। अध्याय 72। दूसरे दिन आयुष कक्षा में अपनी मेज पर लेटा हुआ था और आनंदपूर्वक अपने सेल फोन पर एक उपन्यास पढ़ रहा था। इस बारे में सोचें तो एक खुशमिजाज उड़ाव व्यक्ति होना बहुत ही आनंददायक था। अच्छे छात्रों को कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ती थी और व्याख्यानों को ध्यान से सुनना पड़ता था। अगर उनका पुनर्जन्म गलत हो जाता तो उन्हें पूरे दिन खतरे से भागने और लड़ने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने की चिंता करनी पड़ती। वह अच्छा था, वह आनंद का आनंद ले रहा था और जीवन जी रहा था। सबसे मजेदार बात यह थी कि शिक्षक ने उसे अनुशासन में रखने की हिम्मत भी नहीं की। उन्हें शुक्र मनाना पड़ा कि उसने उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। घुटने टेको, हा, बढ़िया, ये खंड वाकई बहुत बढ़िया लिखा गया है। ये बहुत संतोषजनक, प्रभावशाली है। ये बिल्कुल वैसा ही प्रभाव है जैसा होना चाहिए। आयुष ने गॉड स्लेयर नामक इस पुस्तक को पढ़ा और ऐसा महसूस किया जैसे वह आसमान में था। उसने तुरंत जोंगध्यान वेबसाइट में अपने सुपर वीआईपी खाते में लॉगिन किया। फिर उसने बेस्टो रिवॉर्ड पेज खोला और 10 मिनट तक बेस्टो रिवॉर्ड बटन पर क्लिक किया। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जितना उचित समझूंगा उतना इनाम दूंगा। आधे घंटे बाद पूरी जोंगध्यान वेबसाइट उत्साह से भर गई। शुरुआत में एक पाठक था जो ताज़ा किए गए वेब पेज पर आया, जो पुरस्कृत क्रेडिट से भरा हुआ था। ये देखकर पाठक चौंक गया और उसने पाठकों के लिए चैट रूम में चिल्लाया, क्या बात है, एक नवोधनाध्य गॉड स्लेयर के लिए बहुत बड़ा इनाम दे रहा है, सभी जल्दी से आएं और देखें। और दूसरे व्यक्ति ने इसे देखा और दूसरे चैट रूम में टिप्पणी की, अरे, वेब पेज पर एक सुपर नवोधनाध्य व्यक्ति है। वह पहले से ही गठबंधन नेता रैंक पर है। वह पहले से ही 5 मिनट से पुरस्कार भेज रहा है और अभी भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और तीसरे व्यक्ति ने इसे देखा और यह बन गया, हर कोई आकर देखे, एक भगवान स्तर का नवोधनाध्य गठबंधन नेता का पद प्राप्त कर चुका है। नल चालू करने की तरह पैसा खर्च करना वास्तव में प्रभावशाली है। हर कोई जल्दी से आकर देखे। 10 मिनट बाद गॉड स्लेयर समीक्षा अनुभाग में लिखा गया, पाठक 1, ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक असली नवोधनाध्य है। मैं कुछ सालों से उपन्यास पढ़ रहा हूं और यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। क्या बकवास है, वह अभी भी चल रहा है। पाठक 2, ईश्वर स्तर के नवोधनाध्य, चलो दोस्त बने, ठीक है। कृपया मेरा भरण पोषण करें, मैं आपके लिए बिस्तर गर्म कर सकता हूं। पाठक 3, क्या ये पुस्तक वाकई इतनी अच्छी लिखी गई है? इतना सारा श्रेय, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसे देखूंगा। पाठक 4, यह आदमी शायद एक अमीर बॉस है। ये ले, ऐसा लगता है जैसे वह आसमान में छेद करने की कोशिश कर रहा है। पाठक 5, मुझे ये पुस्तक देखने दो, क्या ये सचमुच इतनी अच्छी है? 30 मिनट बाद गॉड स्लेयर पुस्तक समीक्षा अनुभाग। पाठक 3, क्या बात है, ये किताब बहुत रोमांचक है। मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने वास्तव में पुरस्कार देने वाला स्पैम किया है। पाठक 5, मैं इस पुस्तक का पूर्ण समर्थन करता हूं, ये निश्चित रूप से एक बेहतरीन पुस्तक है, बस जिन्होंने इसे नहीं देखा है उन्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। 40 मिनट बाद चेनहुई बिल्डिंग लेवल 8 जोंगध्यान वेबसाइट मुख्यालय। सचिव डायरेक्टर यंग मास्टर गॉड स्लेयर के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? निर्देशक यांग, जाओ और उस खर्चीले आदमी को ढूंढो, उसे ये सब संभालने दो। व्यापार सेवा निदेशक का कार्यालय। सचिव निर्देशक झांग, यंग मास्टर गॉड स्लेयर के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहे हैं, क्या हमें कुछ करना चाहिए? झांग वैन्यांग, जिसने पानी की तरह पैसे खर्च करने की अपनी आदत के कारण आयुष का पक्ष जीता था, मुस्कुराया और कहा, क्या पूछने की जरूरत है? वित्त विभाग से 100,000 युआन निकालो और इंटरनेट वाटर आर्मी की भर्ती करो। इसे ऐसे करो, वैसे करो। बिजनेस सर्विस डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद सचिव ने बड़बड़ाते हुए कहा, वाकई पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे हो, इंटरनेट वाटर आर्मी पर 100,000 युआन खर्च कर रहे हो। कितना बेवकूफ हो, चाहे वह जो भी सोचती हो, उसे वही करना था जो उसे करने को कहा गया था। इस प्रकार 1.5 घंटे बाद गॉड स्लेयर पुस्तक समीक्षा अनुभाग। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 1, ये निश्चित रूप से एक बेहतरीन किताब है। भाइयों, आओ और समर्थन करो। इंटरनेट जल सेना सैनिक 2, समर्थन किया, इसे जारी रखूंगा। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 3, क्या बात है, इतने सारे चाटुकार क्यों हैं? ये निश्चित रूप से एक प्रचार है, मैं जाकर इसकी पुष्टि करूंगा। इंटरनेट जल सेना सैनिक 4, मैं भी जाकर देखूंगा कि यह क्या है। 2.5 घंटे बाद गॉड स्लेयर पुस्तक समीक्षा अनुभाग। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 5, वाह, ये किताब वाकई बहुत रोमांचक है। मैंने पहले इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया?
पाठक 6 सचमुच मैं जाकर देखूंगा। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 6 यह एक शीर्ष श्रेणी की ईश्वर स्तर की पुस्तक है। पूर्ण विराम। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 7 क्या बात है, सब लोग देखो, वो सुपर नवधनाढ्य फिर से वापस आ गया है। अब तक उसने 6.5 मिलियन फैन पॉइंट्स जीत लिए हैं। इसका मतलब है कि उसने 65,000 युआन खर्च कर दिए हैं। पाठक 7 नवधनाढ्य ये निश्चित रूप से एक सुपर नवधनाढ्य है। यह नहीं हो सकता, मुझे जाकर किताब देखनी होगी। ये किताब अतीत में इतनी अनसुनी क्यों है? मुझे बस यह विश्वास नहीं होता कि इतना प्रभावशाली नवधनाढ्य इसे पुरस्कृत करेगा यदि यह किताब कचरा होती। 4 घंटे बाद गॉड स्लेयर पुस्तक समीक्षा अनुभाग। पाठक 8 मुझे यकीन है ये किताब बेहद रोमांचक है। निश्चित रूप से ऐसा कुछ जो मैंने पहले नहीं देखा है। दुश्मन मुख्य किरदार से पूरी तरह से अभिभूत है। उसी समय आयुष, जो दोपहर के भोजन के बाद झपकी से अभी अभी जागा था, ने अच्छी तरह खिंचाव किया और जम्हाई ली। उसने बुदबुदाया, आह ये दिन बहुत मजेदार रहे, अब चलो दूसरी किताबें भी देख लेते हैं। 10 मिनट बाद झोंक ध्यान वेबसाइट पर एक बार फिर उछाल आया। पाठक 1 अरे वह भगवान स्तर का नवधनाढ्य फिर से वापस आ गया है। इस बार ये द अनडाइंग है। वह फिर से गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहा है। गॉड स्लेयर, जिसे उसने अभी पुरस्कृत किया था, वास्तव में एक कम आंका गया रत्न था। हर कोई जल्दी से आकर देख ले। पाठक 2 मैंने गॉड स्लेयर पढ़ा है और मैं बहुत रोमांचित था। देखते हैं कि यह द अनडाइंग कैसा प्रदर्शन करेगी। अगर ये गॉड स्लेयर जितना ही रोमांचकारी है तो पढ़ने के लिए अच्छी किताबों की कमी का मुद्दा हल हो जाएगा। 20 मिनट बाद इंटरनेट जल सेना आ पहुंची। इंटरनेट जल सेना सैनिक 1 ईश्वर स्तर के नवधनाढ्य, कृपया मेरी सहायता करें। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 2 लगता है हमारे पास एक और रोमांचक किताब है। हर कोई भगवान स्तर के नवधनाढ्य का अनुसरण करता है। हम जहां भी जाते हैं वहां जाते हैं। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 3 हाँ, ये किताब गॉड स्लेयर के सामने टिक सकती है। भगवान स्तर का नवधनाढ्य वास्तव में तेज तर्रार है। उसे जो भी किताब मिलती है वह एक रत्न है। क्या रोमांच है। इंटरनेट जल सेना सैनिक 4 हाँ, सभी कृपया ध्यान से अनुसरण करें, जब ध्यान आए तो तुरंत रिपोर्ट करें। पाठक 3 अच्छी किताब है, कितनी अच्छी किताब है। अगर भगवान स्तर के नवधनाढ्यों ने कोई कदम नहीं उठाया होता तो शायद मुझे इस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। पाठक 4 वाकई ये बहुत दुखद होता। ये किताब वाकई बहुत अच्छी तरह लिखी गई है। एक बार जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको इसकी लत लग जाएगी। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 5 अरे देखो, उस भगवान स्तर के नवधनाढ्य के पास पहले से ही इस पुस्तक के लिए 5 मिलियन प्रशंसक अंक हैं। प्रभावशाली। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 6 तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? भगवान स्तर के नवधनाढ्य की किताबों की अलमारी को देखो। सिर्फ ये 2 किताबें ही इतनी बढ़िया हैं। उसकी अलमारी में रखी बाकी किताबें भी उतनी ही अच्छी होंगी। इंटरनेट वाटर आर्मी सोल्जर 7 हाँ, तुम कितने होशियार आदमी हो। सब लोग जल्दी से जाओ और भगवान स्तर के नवधनाढ्यों की किताबों की अलमारी में जाओ। अंदर की सभी किताबें वाकई अच्छी हैं। इस बीच कक्षा में आयुष ने कहा, ये कहानी बहुत रोमांचक है। हालांकि कहानी का बाकी हिस्सा अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। इसे भूल जाओ, मैं अब जाकर सो जाऊंगा। लगता है कि लेखक द्वारा और अध्याय अपलोड करने के लिए मुझे अभी भी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। झोंक ध्यान वेबसाइट मुख्यालय। सचिव पसीने से लथपथ माथे के साथ महाप्रबंधक के सामने खड़े हुए और कहा, निदेशक यांग, तालिकाओं के अनुसार वेबसाइट ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। निर्देशक यांग ने अधीरता से पूछा, कितना बढ़ा? तुम क्यों हकला रहे हो? ये बढ़ गया है। सचिव ने सांस फूलाते हुए कहा, यह पूरे 20% तक बढ़ गया है और यह अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। मेरा अनुमान है कि आज के अंत तक ट्रैफिक प्रतिदिन 220,000 तक बढ़ सकता है। क्या बकवास है। निर्देशक यांग ने अनियंत्रित रूप से एक क्लासिक अपशब्द बोला। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। उसने खुद को 2 बार थप्पड़ मारे और महसूस किया कि उसे दर्द हो रहा है। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम्हें ट्रैफिक का स्रोत मिल गया है? इस ट्रैफिक का कितना हिस्सा इंटरनेट वाटर आर्मी से है? ये है, सचिव ने मुश्किल लहजे में कहा। इंटरनेट वाटर आर्मी के आईपी पते हटाने के बाद ट्रैफिक में वृद्धि की गणना की गई थी। ट्रैफिक यंग मास्टर की पसंदीदा पुस्तकों पर केंद्रित है और जिन लोगों ने उन्हें देखा है उन्होंने बहुत अच्छी समीक्षाएं दी हैं। इन सिफारिशों पर काम शुरू करो। डायरेक्टर यांग ने तुरंत फैसला सुनाया। उन सभी खराब प्रदर्शन करने वाली किताबों को हटाओ और इन्हें तुरंत लगाओ। जल्दी करो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अध्याय 73 आयुष, ये बहुत बोरिंग है, करने को कुछ भी नहीं है। वह थोड़ी देर के लिए डेस्क पर लेटा रहा। इसे भूल जाओ, मुझे लगता है कि मैं मजे के लिए गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैम करूंगा। झोंक बयान की वेबसाइट पर एक बार फिर धमाका हुआ। जल्दी से देखो, भगवान स्तर के नवधनाढ्य फिर से गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहे हैं। हाँ, जल्दी आओ और देखो। इंटरनेट जल सेना ने कहा, भाइयों चलो। हालात अराजक हो गए। एक तरफ आयुष बोरियत से गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहा था।
दूसरी तरफ जी जिरुओ, जो उसके बगल में थी, ने जल्दी से अपना सिर पीछे घुमाने से पहले उसकी ओर एक नजर आयुष। थोड़ी देर बाद उसने फिर से उसकी ओर देखा और सावधानी से पूछा, युवा मास्टर आयुष, क्या आप क्या कर रहे हैं? आयुष उदासीन थी। मैं एक उपन्यास पढ़ रही थी और फिर वह बीच में ही बंद हो गया, इसलिए मैं ऊब गई और मजे के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग करने लगी। क्या चल रहा है? नहीं, कुछ खास नहीं, जी जिरुओ ने डरी हुई छोटी खरगोश की तरह जल्दी से अपनी पीठ घुमाई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपना सिर घुमाया और धीरे से पूछा, क्या वह उपन्यास अच्छा है? चूंकि मेरे पास वैसे भी करने को कुछ नहीं है, इसलिए इस बारे में बात करना भी एक अच्छा विचार लगता है। आयुष ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। ये कौन सा उपन्यास है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? जी जिरुओ ने पूछा। जरूर, झोंगबियान की वेबसाइट से गॉड स्लेयर और द अनडाइंग। वे सभी बहुत अच्छे हैं। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि आयुष ज्यादा उत्साही हो गया है। जिरुओ, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? मुझे लगता है कि मैं अभी के लिए पास हो जाऊंगा। जी जिरुओ घबरा गया और बोला, मुझे पहले लिंगली और बाकी लोगों से पूछना चाहिए। कक्षा समूह चैट। जी जिरुओ, यंग मास्टर आयुष झोंगबियान वेबसाइट से गॉड स्लेयर और द अनडाइंग पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि वे अच्छी हैं। लिंगली, क्या मैंने नहीं कहा था कि यंग मास्टर आयुष को पिछले 2 दिनों में कुछ दिलचस्प मिला है? मैं भी जाकर देखूंगा। डू शिनजेन, आपने एक भविष्यवाणी की है। मेरा अनुमान है कि यह निश्चित रूप से एक अच्छी किताब है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। आधे घंटे बाद झोंगबियान वेबसाइट ने एक बार फिर पुरस्कारों की दूसरी लहर का स्वागत किया। इस बार ये गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर 10 से अधिक नए सॉक पपेट स्पैमिंग के कारण था। पाठक 1, क्या बात है, अन्य 5 या 6 भगवान स्तर के नवधनाढ्य लोग गॉड स्लेयर के लिए गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहे हैं। पाठक 2, द अनडाइंग के लिए भी 6 या 7 ईश्वर स्तर के नवधनाढ्य लोग ऐसा ही कर रहे हैं। सभी लोग जल्दी से आकर देखें। इंटरनेट जल सेना सैनिक 1, भाइयों चलो। इस बीच कक्षा में कक्षा समूह चैट। लिंगली ने कहा, हा, यह उपन्यास वाकई रोमांचकारी है। दुश्मन को अपमानित करने की यह गति देखने में कितना रोमांचकारी है। डू शिनजेन, ये सच है। चूंकि यह बिग ब्रदर आयुष द्वारा पसंद किया गया है, इसलिए यह एक अच्छा उपन्यास होना चाहिए। लैंग हाओ, व्यर्थ लोगों का एक समूह। लिंगली, मिस्टर कंजूस, चुप हो जाओ। अरे शिनजेन, तुम्हारी फैन वैल्यू कितनी है? डू शिनजेन, अभी 2 मिलियन तक पहुंचा हूं। फिलहाल मैं दूसरे स्थान पर हूं। आप क्या सोचते हैं? लिंगली, 5 मिनट बाद में। डू शिनजेन, अरे तुम दुष्ट बदमाश, चुपचाप मेरे स्को को पकड़ रहे हो और उससे आगे निकल रहे हो। मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो मैं क्या कर सकता हूँ। 10 मिनट बाद। लिंगली, अरे इतने कम समय में आपके प्रशंसकों की संख्या 3 मिलियन से ज्यादा हो गई। लानत है तुझ पर। डू शिनजेन, ब्रोहाहा, विभिन्न ऑनलाइन उपन्यास वेबसाइटों के लेखकों के लिए समूह चैट। लेखक 1, क्या बात है, क्या सभी ने सुना है? झोंगबियान वेबसाइट पर 10 से अधिक भगवान स्तर के नवधनी दिखाई दिए। वे गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर पागल दर पर स्पैमिंग कर रहे हैं। लेखक 2, गठबंधन नेता रैंक के बारे में क्या बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि हमने इसे पहले कभी नहीं देखा है। लेखक 1, मैं गारंटी देता हूं कि आपने इसे अभी तक नहीं देखा होगा। उनके प्रशंसकों की संख्या सिर्फ एक दिन में ही कुछ मिलियन हो जाती है। मैंने सुना है कि यह गॉड स्लेयर, द अनडाइंग और कुछ अन्य उपन्यासों के लिए है। मुझे लगता है कि वे सभी उपन्यास ऐसे थे जो पहले सफल नहीं हुए थे। लेखक 2, गंभीर, कुछ मिलियन, अरे मुझे जाकर ये देखना होगा। लेखक 3, क्या ये वेबसाइट का प्रचार हो सकता है? लेखक 1, ऐसा नहीं हो सकता। एक घटिया उपन्यास पर कौन इतना शोर मचाएगा? सब लोग जल्दी से जाकर देखो। कक्षा में आयुष ने डेस्क पर लेटकर उपन्यास का समीक्षा भाग पढ़ा और पूछा, ये सभी लोग पुरस्कार देने वाले कौन हैं? इतना सारा। जी जिरुओ ने धीरे से कहा, ये लिंगली और दूसरे के सॉक पपेट्स हैं। वे मजे के लिए गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने पर स्पैमिंग कर रहे हैं। आयुष, अरे मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके प्रशंसक मूल्य मेरे प्रशंसकों से भी आगे निकलने वाले हैं। जी जिरुओ ने एक लंबी सांस छोड़ी। हर कोई कहता है कि जब देवता लड़ते हैं तो मनुष्यों को परेशानी होती है। खैर, उन्हें देखो। इसके बजाय जब भगवान स्तर के नव धनवान लड़ते हैं तो लेखकों को आशीर्वाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझता, लेकिन दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लेखक समूह चैट। लेखक 1, क्या बात है, वे अभी भी स्पैमिंग कर रहे हैं। ये वास्तव में भगवान स्तर का नवधनाढ्य है। ये 10 से ज्यादा लोग आधे घंटे से ज्यादा समय से इस काम में लगे हुए हैं। लेखक 2, इससे मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैं अपनी अगली किताब में भी इसे आजमाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं कोई ईश्वर स्तर का नवधनवान व्यक्ति आकर्षित कर सकता हूं। लेखक 3, मैंने अभी वेबसाइट पर लेखकों के लाभों को देखा है। वाकई प्रभावशाली है। भगवान स्तर के नवधन के साथ मुझे लगता है कि यह एक कोशिश के लायक है। लेखक 1, हाँ, मैं भी कुछ दिनों में अपनी वर्तमान पुस्तक पूरी करने के बाद इसे आजमाऊंगा।
मैं तब अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट दूंगा। लेखक 4, आप लोग बहुत धीमे हैं। मैंने पहले ही 6000 शब्द लिख लिए हैं और अभी अभी अपलोड किया है। और निरीक्षण भी पास हो गया है। लेखक 3, अरे ये तो बहुत जल्दी हो गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भी जा रहा हूँ। जोंगबियान वेबसाइट, महाप्रबंधक कार्यालय। सचिव को पसीना आ गया और वह जनरल मैनेजर के ऑफिस डेस्क के सामने खड़ा हो गया और उसने रिपोर्ट दी, डायरेक्टर यांग, वेबसाइट पर 10 से ज्यादा अमीर पाठक दिखाई दिए हैं। वे गठबंधन नेता रैंक के लिए पुरस्कार देने के लिए खतरनाक दर पर स्पैमिंग कर रहे हैं। निर्देशक यांग, अच्छा ये तो बहुत जल्दी हो गया। उनकी पहचान के बारे में कोई जानकारी है? सचिव, मुझे लगता है कि वे यंग मास्टर के सहपाठी हैं। समस्या यह है कि वेब ट्रैफिक। क्या हो रहा है ट्रैफिक में? बताओ, तुम कब से ऐसे हो गए हो, हमेशा हकलाते रहते हो? डायरेक्टर यांग ने जल्दी से पूछा। ट्रैफिक अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। अब ये पहले से ही 40% बढ़ चुका है। और सचिव ने घुटन भरी सांस ली और आगे कहा, और डेटा विभाग ने गणना की है कि पिछले 2 घंटों में 200 से ज्यादा लेखक पहले ही नए उपन्यास लिखना शुरू कर चुके हैं। डेटा विभाग उनकी जांच कर रहा है और वे ओवरलोड होने वाले हैं। निर्देशक यांग अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए, कमजोर लग रहे थे और एक लंबी सांस छोड़ी। कमरे में आधे मिनट तक सन्नाटा रहा। अंत में डायरेक्टर यांग ने खुद को गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से जाकर उस आदमी सन वैन्यांग से पूछो कि हमें अगली बार अपने पैसे कैसे ज्यादा खर्च करने चाहिए। अभी जाओ। व्यापार सेवा निदेशक का कार्यालय। सचिव, सन। निदेशक यांग ने पूछा कि हम आगे कैसे खर्च करेंगे? अत्यधिक पैसा खर्च करेंगे। इस समय सचिव ने निदेशक सन का औपचारिक रूप से अभिवादन किया। सन वैन्यांग, घबराओ मत, हम थोड़ी देर इंतजार करेंगे। बस वित्त विभाग से पैसे पहले से तैयार करवा लो, अभी पैसे इस्तेमाल करने का सही समय नहीं है। ये देखकर कि सचिव जाने वाली थी, सन वैन्यांग ने अचानक उसे आवाज दी, याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा तैयार रहना, कम से कम 10 लाख। 1 मिलियन। सचिव को तुरंत पसीने आ गए। ये पूरी जोंगबियान वेबसाइट केवल 2.4 मिलियन युआन की है और वह कहता है कि वह 1 मिलियन खर्च करने जा रहा है। सन वैन्यांग, तुम इतने संकोच में क्यों हो? जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। रुको, मुझे नहीं लगता कि यह पर्याप्त है। इसके बजाय 1.5 मिलियन तैयार रखो। सचिव ने अपनी छाती पकड़ ली और कमरे से बाहर निकल गया। यह इतनी बड़ी रकम है, मैं इसे वित्त विभाग के लोगों तक कैसे पहुंचाऊंगा? दुर्भाग्य से आयुष को इस बात का पता नहीं था, अन्यथा वह शायद डांटता। मैंने तुम्हें इसलिए काम पर रखा क्योंकि मैंने सुना था कि तुम पैसे खर्च करने में माहिर हो। तुमने इतनी मेहनत की और सिर्फ 1.5 मिलियन युआन खर्च किए। अगर तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो तो मेरी छोटी सी छड़ी कैसे बड़ी हो सकती है? अध्याय 74। कियानजी मुख्यालय भवन, तियानजिंग सिटी सेंट्रल, स्तर 16। सीओ होंग, पिछले कुछ दिनों में वेस्ट फोर लूप की तरफ जमीन के कई टुकड़े खरीदे गए हैं। कुल लागत 270 मिलियन युआन है। आपके अवलोकन के लिए। सचिव ने धीरे से आयुष्मान के ऑफिस डेस्क पर 5 से 6 पन्नों का एक दस्तावेज रखा और उसके निर्देशों का इंतजार करते हुए खड़ा हो गया। ओह, ये बहुत जल्दी हो गया, मुझे एक नज़र डालने दो। आयुष्मान ने दस्तावेज उठाया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। ये वास्तव में ये लाइजियांग से बहुत दूर नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है। 270 मिलियन युआन स्वीकार्य लगता है। आयुष्मान ने दस्तावेज नीचे रखा, खड़ा हुआ और ये लाइजियांग के आसपास के क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र के पास गया। उसने अपनी उंगली से इशारा किया और थोड़ा इशारा करते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि यह अभी भी बहुत दूर है। हम इसे अभी ऐसे ही छोड़ देंगे और देखेंगे कि यह कैसे होता है। ये लाइजियांग के आसपास के निवासियों के पुनर्वास के इरादे क्या हैं? अभी तक तो ये काफी अच्छा लग रहा है। सचिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लाइजियांग के आसपास के निवासी आमतौर पर पुनर्वास के मुद्दे के बारे में सक्रिय रूप से पूछ रहे हैं। आखिरकार एक पुरानी इमारत के लिए एक नई इमारत का आदान प्रदान एक अच्छी बात है। वे इमारतें लगभग 1 दशक से बनी हुई हैं और वे बस सामान्य कम ऊंचाई वाली इमारतें हैं। इसके अलावा उस छोटी सी संपत्ति में संपत्ति प्रबंधन काफी औसत है। तो फिर यह अच्छी बात है। आयुष्मान ने अपनी थोड़ी को छुआ और आगे कहा, हम उन्हें कुछ देना याद रखना। ये कैसा रहेगा, उन्हें ये बताओ। स्थानांतरण के बाद संपत्ति शुल्क 0.2 युआन प्रति वर्ग मीटर प्रति माह के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि छोटी सी संपत्ति सुरक्षित और साफ सुथरी रहे। हाँ, सीओ होंग, सचिव ने जवाब दिया। वैसे फेग्युआन झील के पास तियानजिंग पर्वत के आसपास के क्षेत्र के लिए बातचीत कैसी चल रही है? आयुष्मान ने फिर से नक्शे की ओर इशारा किया और कहा, इस बारे में बात करते हुए ये जगह अच्छी लगती है। अगर हम भविष्य में यहाँ एक हाई एंड विला विकसित करते हैं तो मुझे लगता है कि इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। उस तरफ बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है। कुल मिलाकर वहाँ 12 बड़ी और छोटी पहाड़ियाँ हैं जिनकी कुल लागत 86 मिलियन है। हम कुछ ही दिनों में अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सचिव ने इस बारे में सोचा और सावधानी से सलाह दी। सीओ होंग, मुझे लगता है कि अगर हम वहाँ एक गोल्फ कोर्स बना लें तो बेहतर होगा। इस तरह हम विला को किसी तरह के मनोरंजन से जोड़ सकते हैं। गोल्फ कोर्स?
आयुष्मान ने कुछ देर तक बुदबुदाया और फिर निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, ये पर्यावरण के लिए बहुत बुरा है, खासकर हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों के लिए। यह अल्पावधि में फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह लंबे समय में कोई अच्छा है। चलो इसे अभी के लिए एक तरफ रख देते हैं। विख्यात ... क्लास खत्म हो गई। आखिरकार आयुष सिंह ने एक अच्छा लंबा बैक स्ट्रेच किया। आखिरकार मैं स्कूल में दिन भर में सफल हो गया। मैं डिनर करूंगा, फिर नीलामी के लिए निकलूंगा। आयुष सिंह ने अपना सामान पैक किया, अपना बैग उठाया और इत्मीनान से कक्षा से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वह कक्षा से बाहर निकला, जी झिरुओ की आवाज़ सुनाई दी। युवा मास्टर आयुष, क्या आप मेरा थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? लगता है कि वह पूरे दिन कुछ सोच रही थी। आयुष सिंह ने अपने कदम रोके और उत्सुकता से पूछा, झिरुओ क्या हुआ? आज तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? मुझे लग रहा है कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हो। आयुष सिंह ने ऐसा कहा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं था। जी झिरुओ पिछले कुछ दिनों से बहुत उदास लग रही थी। वह अपने सहपाठियों के साथ घूमते समय बहुत ही बेचैन रहती थी। जी झिरुओ आयुष सिंह की ओर दौड़े और धीरे से कहा, युवा मास्टर आयुष, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? ओह, तुम रो रही हो, किसने तुम्हें परेशान किया? आयुष सिंह को जी झिरुओ के बारे में अच्छी धारणा थी। ये छोटी लड़की काफी स्थिर और आज्ञाकारी थी। वह शिक्षकों और अपने सहपाठियों की आंखों का तारा थी। मैं जी झिरुओ ने कुछ देर तक हिचकिचाते हुए कहा, युवा मास्टर आयुष, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरे परिवार के व्यवसाय में हाल ही में कुछ समस्याएं आ रही हैं और मेरे पिताजी के बाल बहुत अधिक सफ़ेद हो गए हैं। ओह, मुझे लगा कि यह कुछ ज़्यादा गंभीर बात है। आयुष सिंह ने बिना कोई सवाल किए अपना बैंक कार्ड जी झिरुओ के हाथों में थमा दिया और आगे कहा, पिन पर 6 शून्य हैं। बस जो भी चाहिए ले लो। उसमें कितना बचा है? भूल जाओ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें 2 या 3 मिलियन होने चाहिए। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो बस मुझे बता दो और मैं अपने परिवार से और मांग लूँगा। बस। जी झिरुओ लगभग रो पड़े। मेरे परिवार की पूंजी का प्रवाह टूट गया है और मैंने अपने पिता से सुना है कि हम 2 मिलियन से भी कम पर हैं। ये पैसा निश्चित रूप से पर्याप्त है। जी झिरुओ ने जल्दी से कहा, मैं निश्चित रूप से आपको चुका दूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी बात है, इसमें इतनी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष सिंह ने अपनी नाक सिकोड़ी और जी झिरुओ को हाथ हिलाया, जिससे वह उसके पीछे से अपनी खूबसूरत झलक देख सके। ये सिर्फ एक मौका कम है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम पहले घर जाओ, मुझे आज रात एक फिल्म शूट करनी है। युवा मास्टर आयुष। उसकी आंखों के कोनों से आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं। जी झिरुओ ने आयुष सिंह की ओर गहराई से झुके हुए खुद से सोचा, इस संकट के बाद मैं निश्चित रूप से आपसे जितना लिया था उससे अधिक चुकाऊंगी। आयुष सिंह स्कूल से बाहर निकला, कार में बैठा और लिंग शियाओई से कहा, शियाओई, बाद में मेरे परिवार से कुछ पैसे मांगने में मेरी मदद करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं। लिंग जियाओई ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ युवा मास्टर, पैसे खत्म हो गए। बगल में बैठी काजल ने आश्चर्य से पूछा, क्या आपके कार्ड में कुछ मिलियन नहीं हैं? आपने इसे इतनी जल्दी कैसे खर्च कर दिया? इसे खर्च करना नहीं माना जाएगा। आयुष सिंह ने इशारा करते हुए कहा। जी झिरुओ ने कहा कि उसके परिवार को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसे कुछ मिलियन की जरूरत है, इसलिए मैंने उसे पैसे उधार दिए। क्या तुमने कोई IOU या कुछ और नहीं मांगा? काजल ने उसे घूर कर देखा जब तक कि उसकी आंखें पूरी तरह गोल नहीं हो गईं। तुमने उसे ऐसे ही पैसे उधार दे दिए? आयुष सिंह ने हैरानी से जवाब दिया, हाँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कार्ड में कितना पैसा बचा है, मैं उससे IOU कैसे मांग सकता हूँ? इसके अलावा एक खर्चीला व्यक्ति होने के नाते मैं किसी से IOU मांगने जैसा काम कैसे कर सकता हूँ? सच में तुम? काजल अपनी हरकतों से रुक गई और अचानक जोर से हंस पड़ी। उसने अपने हाथों से आयुष सिंह के गालों को चुटकी से दबाया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने नेक और विचारशील व्यक्ति होगे। आयुष सिंह का सामान्य रूप से सुंदर चेहरा विकृत हो गया जब उसने कहा, अरे रुको, सोचो, क्या तुम्हारे पास कुछ आत्मबोध नहीं है जो एक मंगेतर के पास होना चाहिए? क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ पुरुष का गौरव नहीं छोड़ना चाहिए? ठीक है, काजल ने मुस्कुराते हुए उसे जाने दिया। वैसे आयुष, क्या तुमने आज रात को बर्बाद करने की तैयारी कर ली है? वह लियू मिंगक्सन कोई टॉम, डिक या हैरी नहीं है। अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम उसे धोखा नहीं दे पाओगे। आयुष सिंह लियू मिंगक्सन के प्रति काफी गंभीर थे। लियू मिंगक्सन अमीर था, उसका रुतबा था, उसका परिवार सम्मानजनक था, वह बुद्धिमान और सुंदर था। आप इसे जिस भी नजरिए से देखें, ये लड़का निश्चित रूप से एक भाग्यशाली व्यक्ति था जो एक कहानी का मुख्य पात्र बनने के लिए किस्मत में पैदा हुआ था। आयुष सिंह को इस लड़के से प्रतिस्पर्धा करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक आनंदित, खुश, लापरवाह उड़ाव आदमी बनना ही उसकी चाहत थी और यही उसका आजीवन सपना था। इसलिए आयुष सिंह ने निर्णायक रूप से कहा, बेशक मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं उससे परेशान नहीं हो सकता, वह नाराज हो सकता है। चलो कुछ खाते हैं और फिर हम आज रात नीलामी के लिए जाएंगे। जिस बारे में बात कर रहे हैं यह एक चैरिटी नीलामी है। क्या सारा पैसा चैरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? बेशक, इसे चैरिटी नीलामी क्यों कहा जाएगा?
काजल ने सिर हिलाया और आगे कहा, तो ऐसा लगता है कि यह बर्बादी वास्तव में एक अच्छे कारण के लिए है। आपको क्या लगता है कि मैं इस बार इतना सहायक कैसे हो सकता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। आयुष सिंह ने अपने कंधे उचकाए और आगे कहा, जब समय आएगा तो मुझे बताना कि क्या कोई चीज़ तुम्हारी नज़र में आती है। मैं तुम्हारे लिए उसे खरीद लूँगा। बिल्कुल नहीं, काजल ने निर्णायक रूप से अपना सिर हिलाया और आगे कहा, मुझे इतनी महंगी चीज़ें पसंद नहीं हैं, इससे मुझे असहज महसूस होता है। तुम बस आगे बढ़ो और जो भी तुम्हें पसंद हो खरीद लो, मैं बस एक बार देख लूँगा। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या होता है। आयुष सिंह ने खिड़की से बाहर देखा और आगे कहा, ठीक है, चलो पहले खाना खा लेते हैं। अध्याय 75, शाम 7 बजे, मिंगजिंग बिल्डिंग। जब आयुष सिंह की लग्जरी कारों का बेड़ा मिंगजिंग बिल्डिंग के सामने चौराहे पर रुका, तो मिंगजिंग बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं था। पार्किंग स्थल सभी प्रकार की कारों से भरा हुआ था, जिनकी कीमत 200,000 से लेकर लाखों युआन तक थी। सुरक्षा गार्ड बिजली के डंडे से लैस होकर आगे पीछे गश्त कर रहे थे। जगह पर कड़ी सुरक्षा थी और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से तुरंत पूछताछ की जाती थी। जो लोग नहीं जानते थे वे सोचते थे कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति निरीक्षण करने आ रहा है। जैसे ही गाड़ियां रुकी, लोगों ने कालीन बिछा दिया। उसके बाद कुछ खूबसूरत महिलाएं हाई स्लिट चौंगसम पहने हुए थीं। वे कालीन के दोनों ओर एक सीधी रेखा में खड़ी थीं। जब आयुष सिंह और काजल कार से उतरे तो खूबसूरत महिलाओं ने उन्हें 90 डिग्री झुकाया और एक स्वर में कहा, स्वागत है। आयुष सिंह ने जहां भी देखा उसने केवल महिलाओं की नंगी त्वचा को चमकते हुए देखा। जब वह कांप रहा था तो आयुष सिंह को लगभग लगा कि वह डोंगुआन शहर के किसी उच्च श्रेणी के सामाजिक क्लब में पहुंच गया है। जब वे खूबसूरत महिलाओं के पास से गुजरे तो उनका सामना 10 से ज्यादा न्यूज मीडिया के रिपोर्टरों से हुआ। कैमरे की फ्लैश बिजली की तरह लगातार चमक रही थी और आयुष सिंह काफी खुश था। क्या तुम किसी की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? दूसरे लोग डरे हुए थे कि जब वे थे तो कैमरे से पर्याप्त फ्लैश नहीं थे। लेकिन आयुष सिंह गुस्से में था। मैं कोई स्टार नहीं हूं। मेरी तस्वीरें लेना बंद करो। अगर तुम जारी रखते हो तो क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फूल कैसे लाल हो गए? एक नौगुर्गों ने शानदार तरीके से रास्ता साफ किया, किसी को ईंट से मारने से भी नहीं चुके। पत्रकारों के एक समूह ने देखा कि वे परेशान हो रहे हैं और उन्होंने जल्दी से अपने कैमरे बंद कर दिए। अगर उनके कैमरों को कुछ हो जाता तो वे बेकार में आ जाते। आखिरकार शांति हो गई। आयुष सिंह ने बड़बड़ाते हुए कहा, किस तरह की घटिया कॉकटेल पार्टी को इतनी पब्लिसिटी की जरूरत है? क्या वह बूढ़ा मूर्ख लियू मिंगक्सन मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है? जब वह बोल रहा था, काजल ने अचानक चिल्लाकर आयुष सिंह की बांह 2 बार खींची। उसने एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया और उत्साहित होकर कहा, मैं उस कार को जानती हूँ। ये सुपरस्टार ताई याजिंग की है। आयुष सिंह ने बिना किसी दिलचस्पी के जवाब दिया, ओह, ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी है। देखो तुम कितने उत्साहित हो गए। हमारी बहन न्यानवेई भी एक सुपरस्टार है। मुझे नहीं लगता कि तुम उसे देखने के लिए इतने उत्साहित हो। काजल ने उत्सुकता से कहा, ताई याजिंग मेरी आदर्श हुआ करती थी। मैं उसे बहुत पसंद करता था। वह बहुत सुंदर थी। वह अच्छा गाती भी है और वह कई फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उन सभी फिल्मों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। आयुष सिंह ने अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, ऐसा लगता है कि वह इस चैरिटी डिनर में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप उसके हस्ताक्षर लेने जाना चाहते हैं? काजल की आंखें एक बार चमक उठीं। हस्ताक्षर? मैं लगभग भूल ही गया था। मैं बाद में उसके हस्ताक्षर मांगने ऊपर जाऊंगा। सचमुच? आयुष सिंह ने बुदबुदाया, मैंने तुम्हें पहले कभी इस तरह नहीं देखा। काजल ने शर्मीले अंदाज में कहा, बचपन में हर किसी के पास एक आदर्श होता है। मेरे पास भी एक था। क्या आपके पास नहीं था? आयुष सिंह ने बोलते हुए आश्चर्य व्यक्त किया। मैं? ठीक है, मेरे पास भी एक था। इस दुनिया में इतना लंबा समय बिताने के बाद आयुष सिंह को इस तरह के दृश्यों का अनुभव हो चुका था। उसे इस चैरिटी डिनर की ज्यादा परवाह नहीं थी। यह मानव स्वभाव था। परिस्थितियां लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं। आयुष सिंह हर दिन घर पर 3 मीटर ऊंची लाल जेड शेर की 2 मूर्तियों के पास से गुजरता था। स्वाभाविक रूप से वह इस तरह की स्थिति से चौंक नहीं सकता था। पत्रकारों की अनदेखी करते हुए आयुष सिंह और काजल ड्राइवर और उसके 9 अनुचरों के साथ ऊपर चले गए। स्वागत करने वाले कर्मचारियों को पता चल गया था कि आयुष सिंह अपने दल के एक अमीर युवा मास्टर थे और उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। निमंत्रण कार्ड मांगने की तो बात ही छोड़िए। वे उन्हें लिफ्ट में ले गए जो उन्हें सीधे 26वीं मंजिल पर स्थित इवेंट हॉल में ले गई। लिफ्ट ठीक 26वें स्तर पर पहुंची। जैसे ही उसके दरवाजे धीरे धीरे खुले, कम से कम 20 पुरुष और महिलाएं उनके स्वागत में खड़े दिखे, जिनके हाथों में वीडियो रिकॉर्डर, कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और माइक्रोफोन थे, जिन्होंने उन्हें देखते ही तुरंत फिल्म बनाना और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। आयुष सिंह ने काजल और अपनी आंखों को बचाने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। जब शटर की आवाजें बंद हो गईं, तो उसने अपनी आंखें खोली और अपने दांतों को भींचते हुए नौकरों को आदेश दिया, जाओ। पुरुष नौकर ने एक रिपोर्टर की ओर क्रूरता से मार्च किया जो अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने उस पर चिल्लाया, तुम क्या फिल्मा रहे हो? क्या तुम फिल्म शुरू करने से पहले जानते भी हो कि हम कौन हैं? तभी रिपोर्टर को होश आया और उसे एहसास हुआ कि वह गलत व्यक्ति का वीडियो बना रहा है। आप?
पुरुष नौकर ने कहा, ये हमारे युवा मालिक और युवा मैडम हैं। क्या अब तुम्हें पता चल गया? रिपोर्टर ने अपना सिर हिलाया और आश्चर्य से पूछा कि इस लहजे में खुद को यंग मास्टर होने का दावा किसने किया? नहीं, मुझे नहीं पता। पुरुष नौकर ने हाथ उठाकर रिपोर्टर को धक्का दिया, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारा जीना बेकार गया। रिपोर्टर को मारना, ये बड़ी खबर थी। दूसरे रिपोर्टर सुर्खियां बनाने के लिए फोटो लेने के लिए दौड़े, लेकिन गुंडों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। आयुष सिंह ने काजल को लिया और सिर ऊपर करके और छाती बाहर करके इवेंट हॉल में चले गए। वह अपनी उंगलियां चटकाना नहीं भूले और कहा, अच्छा काम किया। 20,000 युआन की टिप तुम्हारे लिए। जिस नौकर ने रिपोर्टर को धक्का दिया था, उसने जल्दी से उसका शुक्रिया अदा किया। युवा मास्टर, टिप के लिए धन्यवाद। 20,000 की टिप सुनकर रिपोर्टर दंग रह गए। आयुष सिंह गाजर और छड़ी के सिद्धांत को लागू करना जानता था। उसने सूंघते हुए चलते हुए कहा, शियाओई, उन्हें बताओ, जो लोग तस्वीरें हटाएंगे उनमें से प्रत्येक को 5,000 युआन की टिप दी जाएगी। एक पल में पत्रकारों ने आयुष सिंह और उनके साथियों की सारी तस्वीरें हटा दीं। ये सही है, एक महान अपव्ययी के बेटे के लिए यह ऐसा ही होता है। आयुष सिंह दूसरों को अपनी हिफाजत कम करने के इरादे से आया था, इसलिए उसके लिए एक घमंडी अपव्ययी की तरह दिखना सबसे अच्छा था। कार्यक्रम हॉल में पहुंचने से पहले ही नौकरों ने आयुष सिंह के इरादे को समझ लिया था और उनके साथ खेलने की पूरी कोशिश की। जब वे कार्यक्रम हॉल के दरवाजे पर पहुंचे तो परिचारिका ने निमंत्रण कार्ड देखने के लिए कहा, जिस पर आयुष सिंह ने सीधे जवाब दिया, नहीं। परिचारिका पसीने से तरबतर थी। उसने उन खूंखार दिखने वाले नौकरों को देखा और सहज ही महसूस किया कि अगर उसने नहीं कहने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से भगवान जाने कहाँ घसीटा जाएगा और वे उसके साथ क्या करेंगे। अपनी जान और सुरक्षा के बारे में सोचते हुए उसने तुरंत सिर झुकाया और कहा, मुझे खेद है सर, मैंने कुछ नहीं देखा। आयुष सिंह ने अपनी उंगलियां चटकाईं और कहा, ओम, बुरा नहीं है। 5,000। एक पुरुष नौकर ने तुरंत नोटों का एक ढेर निकाला, उन्हें गिना और परिचारिका के हाथों में थमा दिया। आपकी घबराहट को शांत करने के लिए एक टिप। जब परिचारिका सदमे में थी तभी आयुष सिंह और उनके साथी अंदर आए। अंततः वे बिना किसी दुर्घटना के 26वें स्तर पर स्थित इवेंट हॉल में पहुंच गए। ईमानदारी से कहूं तो आयुष सिंह ने इतने बड़े पैमाने के आयोजनों का अनुभव किया था और देखा था, लेकिन उसे भी इवेंट हॉल की आलीशान सेटिंग के बारे में पता था। हजारों वर्ग मीटर का क्षेत्र, बेसिलिका शैली के मेहराब के ऊपर बेहतरीन पेंटिंग, 18 झूमर जिनमें से प्रत्येक में उल्टे पिरामिड के आकार में 6 स्तर हैं और कई छोटे बल्ब लगे हुए हैं। ये बेहद खूबसूरत और आलीशान था। सबसे आश्चर्यजनक बात थी संगमरमर का फर्श, जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कई बार मोम लगाया गया हो। आयुष सिंह ने अनजाने में नीचे देखा और इससे बेहद खुश थी। ये सफ़ेद है।